Let's start revision of Index 115 revenue. तो हाँ, सबसे पहले इसमें हम क्या देखना है, इंडेक्स 115 इसकी बेसिक डेफिनेशन, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो इसमें सबसे मेन डेफिनेशन तीन आ गई। सबसे पहले रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एंड विद कस्टमर्स इस इंडेक्स में फॉल करने के लिए। उसके बाद हमें क्या देखेंगे, स्कोप, डेफिनेशंस और रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, जो इसका इंडेक्स का मेन है, दैट इज 5 स्टेप मॉडल। फर्स्टली आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट टर्म, कंबाइनिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट्स की, अगर मॉडिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग कैसे क्या डील होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, उसके उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि प्रोमिस कितने और के कस्टमर के साथ, डिस्टिंग गुड और सर्विसेज कितने आइडेंटिफाई सेपरेबल है या नहीं है, या उनको हम कंबाइन करके करेंगे। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट्स है या नहीं है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स हो सकती है, कंसाइनमेंट अरेंजमेंट है, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट कंसिडरेशन है, या नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस पहले हमें उसको मिल गई है रेवेन्यू जो सप्लायर है। नेक्स्ट स्टेप 3 हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, दैट इज अगर वेरिएबल कंसिडरेशन है तो उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स है या नहीं उसके अंदर। सेकंड देखेंगे उस फाइनेंशियल फाइनेंसिंग कंपोनेंट है या नहीं है। नेक्स्ट, नॉन कैश कंसिडरेशन हो सकता है उस केस में। नेक्स्ट, कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर, अगर उस केस में अगर हमें सामने कुछ देना भी है उसको, जैसे डिस्काउंट एंड ऑल, वो भी हो गए, लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए, कुछ भी। नेक्स्ट, एलोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, उसमें मेथड्स क्या क्या है, सीसीएम है या पीसीएम है, उसको कैसे एलोकेट करना है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है या परसेंटेज कंप्लीशन है। एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट, जो डिस्काउंट है उनको स्टैंड अलोन में कैसे एलोकेशन करनी है। वेरिएबल कंसिडरेशन को डिस्काउंट जो केस हो गया उसको कैसे एलोकेशन करनी है, अगर बाद में अगर कोई चेंजेस हो ट्रीपी में। और फाइनल स्टेप होता है रिकॉग्निशन करना। नाउ लेट्स बिगिन विद ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि नेचर, अमाउंट, टाइमिंग हमें रिपोर्ट करना किसकी, अनसर्टेनिटी जिसकी रेवेन्यू से हो सकती है, कैश फ्लोज एंड कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, उसको हम प्रॉपरली रिपोर्ट करना यूजर्स के लिए, ताकि हमें इसका डिस्क्लोजर प्रॉपर दें, अमाउंट, टाइमिंग हम प्रॉपर सारी चीजें दे दें। और इस इंडेक्स का कोर प्रिंसिपल ये है कि रिकॉग्नाइज करना रेवेन्यू टू डिपिक्ट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज। एक्चुअली देखना कि ट्रांसफर कब हो रही है प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज, ये नहीं है कि पैसा मिल गया तुम उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दे रेवेन्यू। हम ये मेन देखना है कि ट्रांसफर कब हो रही है, ये कंट्रोल ट्रांसफर कब हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ स्कोप, अब स्कोप में क्या है कि लीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो स्कोप आउट है, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक 116 लगेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अगर है वहां पे तो वो 109 के अंदर डील होंगी। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट इसके स्कोप के अंदर, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के अंदर हमें अब ये वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि एंटिटी सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर है या नहीं है। अगर एंटिटी नहीं है, डिफरेंट लाइन में है, तो हम 115 के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन कर देंगे रेवेन्यू की। अगर है तो फिर हम देखेंगे कि जो उसके अंदर कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है, कि सेल फैसिलिटेट्स कर रहे हैं या खाली जस्ट वो कर रहे हैं कि कुछ भी और डील कर रहे हैं वहां पे। अगर वो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है उसका वहां पे कि प्रॉफिट मोटिव है, तो वहां पे हम रिकॉग्निशन रेवेन्यू की करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे वहां पे। जैसे इस केस में ओएल वाले का एग्जांपल गिवन है स्टैंडर्ड के अंदर, कि एक दूसरे के ओएल की ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरे कस्टमर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए एक दूसरे के, तो वहां पे हम नहीं करते वहां पे 115 के अकॉर्डिंग रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, अगर हम फिर इसके अंदर एक की वैल्यूएशन भी रिक्वायर्ड होती है कि हम ये चेक करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्ट है वो एंटायरली स्कोप आउट है कि नहीं स्टैंडर्ड से। अगर है तो हम अदर अप्लाई कर देंगे उस केस में। अगर नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि वो पार्शली स्कोप इन है या नहीं है। अगर वो पार्शली स्कोप इन नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम सारा लगा देंगे 115 के अकॉर्डिंग। अगर वो पार्शली किसी और के इंडेक्स के स्कोप में नहीं आ रहा, ये हो सकता है लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में आ जाए वहां पे। जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ इसका पूरा करने के बाद। जैसे नेक्स्ट आ गया, अगर वो पार्शली स्कोप इन है किसी अदर इंडेक्स के केस में, तो उसमें अगर वो स्पेसिफाई कर रहा है कि उसको कैसे इनिशियली मेजर करना है, अगर वो नहीं बता रहा वापिस तो हम फिर अप्लाई कर लेंगे 115। अगर स्पेसिफाई कर रहा है तो हमें 115 को तो लगाना ही है वहां पे। लेकिन इसके अंदर ये ध्यान रखना कि एक्सक्लूड कर देंगे हम ट्रांजेक्शन प्राइस के अंदर जो अदर अनदर इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। जो दूसरे अकॉर्डिंग इनिशियल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, वो हम अपने ट्रांजेक्शन प्राइस से एलिमिनेट कर देंगे। इसके अंदर किसी को कोई डाउट टिल नाउ? हाँ, इस वाले में है ये जो कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटायरली आउट ऑफ स्कोप में, हम्म। मतलब पार्शियली स्कोपन कैसे हो सकता है? बताता हूँ उसमें, partially scope in, partially in scope।
ये रहा एक बार एग्जाम्पल 5। लेकिन इससे ये पहले तुम्हें रिवेन्यू। इससे पहले वैसे एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन इवेल्युएट करनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम पहले कैसे देख सकते हो कि वो स्कोप इन है या नहीं है खाली। कॉन्ट्रैक्ट अगर स्कोप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तो स्कोप आउट ही हो जाएगा पहले ही वो। तो मैं इससे पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इज arrangement between agreement between two or more parties creating enforceable rights and obligations। और इसके अंदर डिटेल आगे नीचे आती है कि आइडेंटिफिकेशन करना कॉन्ट्रैक्ट की, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है स्टेप 1 हमें मेन जो चेक करना। ऐसा हो सकता है अगर वो स्कोप की इनके अंदर है लेकिन स्कोप के अंदर मतलब ये स्कोप आउट नहीं है बट आगे फुलफिल ना 115 के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन ना हो रही हो। इज दिस पॉसिबल? क्या रिपीट करियो? अगर वो स्कोप आउट नहीं है, जो इंडेक्स का स्कोप होता है ना ये, मतलब बाकी इन हम्म। इंडेक्स कवर नहीं हो रहा बट उसके फर्दर में भी 115 के अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन नहीं हो रही। इज दिस पॉसिबल? हो सकता है। हम्म। हो सकता है, वो तो हम 116 ये तो स्पेसिफिकली स्कोप आउट है, बाकी स्कोपिंग के लिए भी तो चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एसेट होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन वगैरह सब होनी चाहिए। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। नहीं, अब ऐसे ध्यान नहीं आ रहा एग्जाम्पल, मतलब पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती है। ओके। जैसे एनीवन? वो नहीं हो सकते जो कॉस्ट होती हैं, मतलब जिसमें स्पेशल एसेट्स क्रिएट हो जाते हैं, जो मतलब कि मतलब इंडेक्स 2 इंडेक्स 16 में कवर नहीं हो रहे, बट वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मतलब क्रिएट हो जाते हैं एसेट्स, तो उनको हम यहाँ पे अकाउंट फॉर कर सकते हैं ना, फुलफिलमेंट ऑफ कॉस्ट। अरे कॉस्ट। अरे सिंपल सी बात वही होगी। जो मान लो जो डॉक्टर्स होते हैं या कोई जो बनाते हैं मेडिसिन, वो फ्री में किसी को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं या कुछ वो देते हैं ना एडिशनली। क्या नाम था उसका वो? हम्म। सेल्स प्रमोशन ठीक है। स्पेस प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए कुछ प्रोवाइड कर। सैंपल्स वगैरह। हाँ सैंपल्स हम्म। देते हैं। तो वो स्कोप का आउट तो नहीं है स्पेशली कहीं भी, बट वो स्टेप वन ही हाँ। फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कंसिडरेशन। कॉन्ट्रैक्ट। ओके ओके। यस, दैट इज क्या बेस्ट एक एग्जाम्पल। बार एक हो गया था, क्या बोला? जो स्कोप आउट नहीं है उसका क्या करेंगे लास्ट में? जैसे स्कोप आउट नहीं है वहां पे, मतलब 115 के अंदर है बट वो स्टेप 1 फुलफिल नहीं कर रहा तो इसलिए वो बाहर हो जाएगा वहां से। 115 की रिकॉग्निशन नहीं लगेगी उस पर। ठीक है। हम्म। यस। नाउ चलो पहले डेफिनेशन जी कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नाउ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज आउट फॉर एंटिटी इन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज प्लस कंसिडरेशन इज देयर। मतलब कस्टमर क्या होगा, कौन होगा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स और सर्विसेज का आउटपुट, जिसके एंटिटी जो हम जिसकी एंटिटी मतलब सप्लायर हो गया, उसके वो उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी में वो एक आउटपुट है जो सेल करता है वो कुछ भी हो सकता है उस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड, और उस केस में वो कस्टमर उसको कंसिडरेशन भी प्रोवाइड कर रहा हो। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये क्या होता है? एंटिटी राइट टू कंसिडरेशन इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। इन दैट केस एंटिटी हैज ट्रांसफर टू कस्टमर व्हेन राइट इज कंडीशन ऑन समथिंग अदर देन पैसेज ऑफ टाइम। ये किसी को समझ आया कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है? Anyone who want to explain contract asset by quoting example also? Hello? हेलो। Yes. मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट एसेट सिंपली ये हो गया, मान क्या? लो जैसे अगर हमने जैसे मान लो मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा सामने वाले से कि मुझे ये गुड्स चाहिए, मतलब हम्म। कि मतलब मैंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा कि ये गुड्स मैं आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है, हम्म। और उसके बदले में कंसिडरेशन लेनी है। तो अब जैसे अगर मान लो वो सारे रेवेन्यू रिकग्निशन सब फुलफिल कर रहा है,
अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट होने के लिए सिंपली मेरा राइट है कंसिडरेशन ऑब्टेन करने का, कि जब मैं गुड्स ट्रांसफर उसे कर दूंगी तो मेरे राइट है कि मुझे कोई भी अमाउंट, जो स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड हुई है वो मुझे रिसीव होगी। तो मैं अपनी बुक्स में क्या करूंगी, सिंपली अब मुझे पता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट एसेट से मुझे रेवेन्यू होने वाला है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू ऐसे बुक कर सकती हूँ। नहीं, वो ठीक है कि वो एंट्री हमने पास कर दी कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू, बट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एसेट? वो कब बुक करेंगे सिंपली कॉन्ट्रैक्ट राइट, एसेट? जब हमारा राइट टू कंसिडरेशन, मतलब हमें पता है कि हमारा राइट है और हमने गुड्स भी सामने वाले को ट्रांसफर कर दिए हैं, मतलब कि वो, मतलब कर दिए हैं का मतलब है कि उसको डेटर वो एज अ डेटर बुक ट्रांसफर नहीं कर। करने के लिए, मतलब हाँ कि हाँ हाँ, मुझे राइट राइट, गुड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे हाँ। और वो हम्म जैसे स्नेहा ने बोला डेटर, तो वो डेटर होगा, सो मींस ट्रेड रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट बोथ आर सेम और नॉट? नहीं, ट्रेड रिसीवेबल हम तब करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हाँ भाई हमने इनवॉइसिंग वगैरह कर दिया है, हमने डेटर अपना क्रिएट कर दिया है, वी आर हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें पैसा रिसीव होगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम इनवॉइसिंग एक बारी में ना करके हम ओवर द पीरियड करते हैं। तो जब तक आप इनवॉइस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक तो वो अपना डेटर बनेगा नहीं, तो एज ए हम अपनी बुक में डेटर नहीं दिखा सकते, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट दिखाते हैं। और ये वैसे नाम है सच, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि हाँ भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट देना है, मतलब हम प्रैक्टिकली तो इसको अनबिल्ड रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। दैट इज करेक्ट, राइट। हाँ, तो मेन डिफरेंस वही है कि वहां पे क्या है, एंटिटी ने राइट, एंटिटी का राइट है वहां पे पैसा लेने का इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वो किसकी वजह से, जिस पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, मतलब वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वहां फैक्टर ना हो। जैसे स्नेहा ने बोला था वो कि वहां इनवॉइसिंग नहीं हो रखी वहां पे, लेकिन मैंने जो ऑब्लिगेशन थी वो सारी ट्रांसफर कर दिया, राइट्स, लेकिन और ऊपर से मेरा राइट भी है, बट मैंने इनवॉइसिंग नहीं की। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट एसेट हम बुक करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एसेट हम अनबिल्ड रेवेन्यू की तरह भी बुक कर सकते हैं। बुक कर सकते नेक्स्ट आ गया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इट इज प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज इन बंडल दैट इज डिस्टिंक्ट। गुड्स और जो हम प्रॉमिस करते हैं कि वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या जैसे हम आगे भी डिटरमाइन करेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वहां पे भी आएगा कि वेदर गुड्स और सर्विसेज इज दैट इज डिस्टिंक्ट और नॉट। जो बंडल में अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उस केस में सेपरेट है, या क्या बंडल क्रिएट हो रहा है, या हम सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नियर द सेम टाइम एंड विद सेम पार्टी, तो वो हमें डिटरमाइन करना होता है। जैसे दोनों का एक एग्जांपल हो गया कि हम एक मेंटेनेंस सर्विसेज साथ साथ गुड्स भी ट्रांसफर करें लिफ्ट की, तो एक सेपरेट भी हो सकते हैं दोनों, अगर हम दोनों सर्विसेज साइड बाय साइड अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। और सीरीज में हो गया कि हम एक अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें दोनों को, तो एक सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है। नेक्स्ट, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, प्राइस एट विच एंटिटी वुड सेल गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली टू कस्टमर। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को बेचेगी तो, या किसी कस्टमर को बेचती है वहां पे, तो कितने प्राइस में बेचती है। Next, transaction price, amount of consideration to which entity to be entitled in exchange for goods or services to customer, excluding amount collected on behalf of third parties. कि अगर किसी थर्ड पार्टी के behalf पे अगर एंटिटी ने अगर कुछ ऑब्टेन कर लिया है, तो अपने ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर उसको इंक्लूड ना करे। So any doubt in this till here? जैसे ये थर्ड पार्टीज का एग्जांपल टैक्स हो सकता है ना, जैसे जीएसटी अगर हमने Correct. गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करा है। हाँ, अगर हम जीएसटी थर्ड पार्टी, मतलब जीएसटी कलेक्ट कर लिए क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में ना एलोकेट करें, वहां पे एक्सक्लूड करेंगे। इंक्लूड ना करें। Any other doubt or clarification? और टीडीएस वगैरह उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? टीडीएस रेवेन्यू के केस में, टीडीएस हाँ, रिसीवेबल की, क्या? टीडीएस रिसीवेबल की वो आप जब हम पांचों स्टेप कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग एंट्री पास करेंगे ना एक बार फिफ्थ स्टेप के बाद, तो वहां पे हमें इसको प्रॉपरली करेंगे। अभी तो हम ट्रांजेक्शन प्राइस डेफिनेशन है कि होती क्या है, अभी हम रिकॉग्निशन तो आगे तो करेंगे ना step। ट्रांजैक्शन प्राइस में से हम इंक्लूड होएगा ना वैसे ट्रांजैक्शन प्राइस में तो टीडीएस। हाँ, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे नहीं है, वो हमारा ही है हमारा, लेकिन उसमें से हमको टैक्स देने, दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ मतलब टोटल ग्रोस ग्रोस अमाउंट पे ही होगा, मतलब करेक्ट, वैसे ही ग्रोस अप, पूछ रही हूँ, चलो ठीक। राइट राइट, ग्रोस अप कर देंगे। ठीक है। एनी अदर? नो, ओके। मेरे को एक चीज बताओ, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में फेयर वैल्यू देखेंगे हम, या एंटिटी की पर्टिकुलर प्राइस देखेंगे?
कि फेयर वैल्यू क्या है उस केस में स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस की कंप्यूटेशन में। एंटिटी की वैल्यू देखेंगे शायद, जो मतलब एंटिटी जिस प्राइस पे सेल कर दिया। ओके, मतलब मैं किसी थर्ड कस्टमर को डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, किसी को नहीं दे रहा, तो उस केस में मैं नॉर्मल प्राइस देखूंगा या फिर डिस्काउंटेड प्राइस देखूंगा? अगर स्टैंड नॉर्मल अलोन प्राइस, नॉर्मल प्राइस। प्राइस। अगर हम जैसे किसी को डिस्काउंट पे देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो उसका जो नॉर्मल प्राइस है ना, वो देखेंगे। ओके, डिस्काउंट कंसीडर नहीं करेंगे मेरे करेक्ट अकॉर्डिंग तो। करेक्ट करेक्ट। वो फेयर वैल्यू नहीं होती स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, वो होती है एंटिटी कितने में सेल कर रही है, और वो भी अगर नॉर्मल कस्टमर को दे रही एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू कह सकते हैं। है। करेक्ट। नाउ रेवेन्यू रिकॉग्निशन का सबसे अब आ गया स्टार्टिंग पॉइंट कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम सबसे पहले देखें कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो 5 क्राइटेरिया है वो फुलफिल होने चाहिए। फर्स्टली, द पार्टी शुड अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट, कि ये जो पार्टी ने, दोनों पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कर दिया है और दोनों पार्टी कमिटेड है अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए। और ये मतलब दोनों हो सकता है, ओरल और रिटर्न, मतलब सारी जो रेलेवेंट फैक्ट्स है वो रिटर्न भी हो सकते हैं, कई चीजें ओरल भी हो सकती है, कॉम्बो भी हो सकता है दोनों का। नेक्स्ट आ गया कि जो हमारा इट डजंट मीन दैट कमिटी टू फुलफिल ऑल राइट एंड ऑब्लिगेशन, कि बस ये नहीं होना चाहिए कि सारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये नहीं लिख रखा, लेकिन दोनों पार्टीज कमिटेड होनी चाहिए परफॉर्मेंस अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। जैसे सब जो सप्लायर होगा वो गुड्स डिलीवर करने के लिए, मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए लायबल होगा, और जो सामने कस्टमर है वो ऑब्लिगेशन किसकी होगी उसकी, कि अपनी कंसिडरेशन प्रोवाइड करेगा या उससे जो भी प्रोवाइड एडिशनल अगर आइटम कुछ प्रोवाइड करनी है। और टर्मिनेशन क्लोज भी हमें वहाँ पे इवेल्युएशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे अगर टर्मिनेशन क्लोज केस में क्या इवेल्युएशन है वो हम आगे भी चेक करेंगे इसमें। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन दैट ईच पार्टी राइट्स आर इन दैट केस गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफरेबल और नॉट। जब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे ईच पार्टी राइट्स की, तो उसमें गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर हो जाने चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एंटिटी अपने पास गुड्स और सर्विसेज रिटेन करके रख रही है और वो पैसा लेकिन वहां मिल रहा है, वो केस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट, पेमेंट टर्म्स हम इवेल्युएट करेंगे, वहाँ पेमेंट टर्म्स कितनी होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस भी होना चाहिए, ये नहीं है कि जैसे वही कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस आ गया वो वहीं से वैसे स्कोप आउट हो जाएगा, या अगर वो सेम लाइन कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कि जैसे वही आ गया ना मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के केस में, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वहाँ पे टू प्रिवेंट एंटिटीज फ्रॉम ट्रांसफर गुड्स और सर्विसेज बैक एंड फोर्थ। जैसे हमने सेल परचेज कर ली वापस, तो उसके अंदर कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ कि एक टाइम पे मैंने सेल कर दी वापस परचेज बैक कर ली, तो कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है उस केस में। फॉर लिटल और नॉन कंसिडरेशन अगर हम कर रहे हैं, वो बस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने के लिए करें दोनों को, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल में रेवेन्यू भी हाई दिखेगी लेकिन परचेज भी साइड बाय साइड हाई दिख रही होगी, तो हम वो चीज ना हो वहाँ पे, इसलिए कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए। नेक्स्ट, इट मतलब शुड बी एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज सिंपली डिसिमिलर आइटम्स में होना चाहिए, यानी कि सेम ही चीज एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब टीवी एड वो उसको देगा, वो वापस से टीवी एड उसको देगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ हो सकता, राइट। बट अगर मान लो उसके अंदर मैंने कैश भी इन्वॉल्वमेंट कर दी फिर कैश की इन्वॉल्वमेंट कर दी तो फिर कमर्शियल सब्सटेंस होगा। चलो रिकॉग्निशन में वैसे बात करेंगे तो, लेकिन अगर तुमने जैसे आगे कर लिया है सबने वैसे, तो उस केस में कैसे करोगे? जैसे मैंने, तुमने बोला ऐड के बदले ऐड मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया, कुछ सेम हो गया, जैसे मान लो ये हो सकता है कि मैंने कोई गुड्स के बदले तुम्हें गुड्स ही प्रोवाइड कर दिए। जैसे तुम अपने ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू की वो डील करती थी, मैं आलमंड्स के अंदर डील करता था, तो हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिए दोनों की क्वांटिटीज को, तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है या नहीं है वहां पे? है यहाँ पर तो अलग चीजें हैं ना, सेम थोड़ी है। है वहां पे कमर्शियल ऑब्जेक्टिव? फिर दोनों तो अलग अलग अगर हुए ना। हाँ मैं जो सपोज काजू है fruit, काजू और बादाम है वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आएंगे या नहीं आएंगे? सेम लाइन ऑफ बिजनेस में आएंगे। सेम लाइन ऑफ बट सबसे बिजनेस में मुझे तुमने, किसी ने ये वैल्यूएशन की पहले? सेम लाइन ऑफ बिजनेस में तो पहले चेक होगा। नॉन मॉनेटरी। क्या? तो अगर सबसे पहले हम, जैसे अगर हम सेम लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर है, तो सबसे पहले हम ये थोड़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे। सबसे पहले तो वहां पे हमें स्कोप स्कोप चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है। अगर जैसे हमें कोई क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी दे सकते हैं इसके बदले कि हमने वो दिया काजू और आलमंड, या कोई अदर गुड्स भी हो सकते हैं वहां पे। अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट स्टेप 1 पे नहीं आना, सबसे पहले हमें स्टेप स्कोप के अंदर जाना है, वहां पे स्कोप की वैल्यूएशन प्रोवाइड करनी तो पड़ेगी इसमें हमें। तो कह रहे टू फैसिलिटेट सेल, मतलब अगर हम सेल बढ़ाना चाहते हैं तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ,
तो उस केस में क्या और अगर करोगे? डिफरेंट लाइन है तो भी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कह रहा है? डिफरेंट लाइन है, वहां तो करनी ही है हमें। अब हम्म। सेम लाइन है या नहीं, ये भी वैल्यूएशन कितनी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे। अब काजू की या आलमंड्स की सेम लाइन है या नहीं बिजनेस की। अब ये बोल सकते हैं कि ड्राई फ्रूट से सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, बट ये हो सकता है कि काजू की मार्केट एक डिफरेंट हो सकती है, प्रीमियम भी हो सकता है, कौन से में डील कर रहे हैं वो, किस प्राइस कैसे डील की है, फैसिलिटेट हमने सेल किया कि नहीं, जैसे वो काजू भी की तो डिपेंड कर सकता है ना कि वो होलसेलर है, रिटेलर है, किस वे में है। हाँ, और एक वो भी कि जैसे जैसे काजू की कितनी क्वांटिटीज की है, और जैसे जो आलमंड की उसकी क्वांटिटीज कितनी दोनों में रिलेशन कर रही है। कि जैसे मैंने एक दोनों में, जैसे काजू के मैंने प्राइस हाई थे, तो मान लो जैसे उसके 1000 किलो मैंने, और आलमंड्स के मान लो हम उनके मतलब 1200 kg के आसपास, तो फैसिलिटेट सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे वहां पे। या मान लो ठीक बड़ी है। क्वांटिटी भी हो सकती है, मान लो मैंने तुमसे एक्सचेंज कर लिया और मैं अपने यहाँ पे सेल करूंगा यहाँ पे, तो कमर्शियल ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना है मेरा वहां पे कमर्शियल कि मैं तो अपने यहाँ पे सेल करके बेचूंगा आगे, और मैंने उसको भेज दिया ताकि वो अपना सेल कर पाए वहां पे। तो तो वो इसलिए तो डायरेक्ट नॉर्मल पे नहीं हमारी करना, और वहां परचेज पे वाली। रिकॉग्निशन नहीं होगी रेवेन्यू की। ओके। हम्म। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिफ्थ एलिमेंट क्या है? इट शुड बी प्रोबेबल दैट एंटिटी विल कलेक्ट द कंसिडरेशन। मींस कलेक्टिबिलिटी असेसमेंट हमें यहाँ चेक करनी है कि जो सामने वाला कस्टमर है उसकी इंटेंशन है या नहीं है। और ये हमें, जैसे हमने जैसे मैं बता देता कि जो आइडेंटिफिकेशन जो सारे स्टेप्स हैं, ये हमें रीअसेसमेंट भी रिक्वायर्ड हो सकती है अगर कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स या बाद में अगर कुछ चेंजेस हुए हैं वहाँ पे। जैसे आगे भी आएगा कि हम चेंजेस भी हमें रीअसेसमेंट रिक्वायर्ड हो सकती है। जैसे कस्टमर की है वो बैंक करप्ट हो गया, वहाँ पे आईबीसी के अंदर वो होगी फाइल उसकी, इंडियन बैंक कोड में, तो उसकी कलेक्टिबिलिटी पे डाउट आ गया, तो स्टेप 1 भी फुलफिल हो जाएगा, तो हमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन उस केस में वो भी चेक करना पड़ सकता है। वो तो बाद की बात अगर होगी, वो तो फिर आप प्रोविजन वगैरह क्रिएट करेंगे ना, अगर हम पहले ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो रिवर्स थोड़ी करेंगे रिवेन्यू। कैसे? अगर पहले हमें लग रहा है कि कस्टमर से आ सकता है रिवेन्यू, आपने सारे कंडीशंस देख ली कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट है, रिवेन्यू आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, आपने रिवेन्यू बुक कर दिया, बट हम्म। 2 4 5 महीने बाद हमें लगता है कि नहीं वो बैंकरप्ट हो गया, तो उसके बाद ओके। आप रिवेन्यू रिवर्स थोड़ी करेंगे। अच्छा, रेवेन्यू रिवर्स नहीं करेंगे। चलो एक बार ये वाला थोड़ा सा पूरा करता हूँ, फिर बताता हूँ इसके एक्सेल पे चलते हैं हम स्टेप 1 के लिए। हाँ, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो 5 एलिमेंट्स है वहाँ पे की कमिटमेंट, गुड्स और सर्विसेज ट्रांसफर, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव एंड प्रोबेबिलिटी, अगर ये सब मीट हो रहे हैं तो वहां हमें शुड नॉट रीअसेस अनलेस सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हो रहे हैं। हमें ये नहीं है बारी बारी स्टेप 1 हम वापस लगाते रहेंगे, अनलेस सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हो रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ मेट नहीं हुए तो हमें वहाँ पहली बात तो अगर रिकॉग्निशन नहीं करनी, बट अनलेस कि अगर वहाँ पे हमें एडवांस मिल गया कस्टमर से, यानी एडवांस रिसीव हो गया, तो उस केस में हम क्या इवेल्युएशन करेंगे, वापस एक बार इवेल्युएशन करेंगे कि जो अबव क्राइटेरिया थे, जो ऊपर थे पैरा 9 के अंदर ये 5 कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, वो हम इवेल्युएशन करेंगे। अगर वो मीट नहीं हुई तो हम रीअसेसमेंट वापस करते रहेंगे। बट अगर वहां पे कंडीशंस मीट होगी जो नीचे प्रोवाइड करके कि नो रिमेनिंग ऑब्लिगेशंस है, ऑल जो सब्सटेंशियली कंसिडरेशन रिसीव है रिफंडेबल नहीं है, जो हमें पैसा मिले हमें उसको रिफंड नहीं करना, या फिर अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्मिनेशन है तो वो नॉन रिफंडेबल है। जो अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी हो गया बीच में समझे। तो नॉन रिफंडेबल है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर एनीवन कुछ भी मीट हो गया तो हम एडवांस को रेवेन्यू ट्रीट कर देंगे, अदरवाइज हम उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वो हम ट्रीट कर देंगे। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के 5 एलिमेंट्स हैं उसको वापस रीअसेसमेंट करेंगे ईच एंड रिपोर्टिंग पीरियड का जो भी होगा हमारा। अब चलते हैं इस केस में एक्सेल पे जो तुम क्या है 3x। हम्म। चलो क्या कह रहे थे, मैंने, चलो स्नेहा तो खुद ही एग्जाम्पल क्रिएट कर, मेरे को बता क्या करना है, मैंने बता व्हाट शुड आई डू। नहीं, मैं तो पूछ रही थी, सही है ना जो मैं बोल रही थी, ये लो, कि क्या अगर किया हमें पहले मान लो सही है जो तूने बोला ना, वैसे वो सही है कि पहले रिवेन्यू को ऑर्गेनाइज कर दिया ना, तो उसमें फिर अब 109 अप्लाई होगा, उसको रिवर्स नहीं कर सकते रिवेन्यू को। हाँ पहले रेवेन्यू। कुछ हमने ट्रेड पेमेंट मतलब रिसीवेबल ये पहले कहीं से, सारी कंडीशंस वगैरह देख ली हाँ। कि हाँ भाई रेवेन्यू हम कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी सारी कंडीशंस थी वो हम्म। होगी, मान लो 100 रुपए का रेवेन्यू आपने इनवॉइसिंग वगैरह कर दी और 100 रुपए का रेवेन्यू बुक कर दिया, बट हम्म। बाद में बुक 31 कर मार्च दिया, को हाँ। हमने देखा कि हाँ भाई वो हम्म। तो बैंकरप्ट हो गया, तो आप उसके बेसिस पे या तो प्रोविजन वगैरह क्रिएट करेंगे ना, रेवेन्यू रिवर्स नहीं करेंगे हम। ओके, हाँ वेट वेट बिल्कुल वेट बिल्कुल, उसमें फिर वेट।
ओहो, अब तो मेरी और गलती है, अब तो मैं श्योर हो गया यहाँ पे। जैसे मान लो 50 लाख, तो हम्म, 50 लाख रिकॉग्निशन होगी। तुमने बोला 31 मार्च को तुम्हें पता चला, राइट? हाँ 31 मार्च 2021। तो तुम यहाँ पे क्या डेट को और करोगे? पकड़ के हाँ। बैठ जा। अब यहाँ पे क्या करोगे? अब इस केस में ना इम्पेयरमेंट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल का, एक तरह से प्रोविजन बुक करेंगे। एंट्री क्या पास करोगे? मान लो प्रोविज 20-30% लग रहा है कि तुम्हें चांस, या 80% लग रहा है कि वो तुम्हारे इम्पेमेंट हो सकती है, क्या करोगे? 40 लाख का प्रोविजन बुक कर दो। एक्सपेंस को, हाँ, एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन, और वो डाटा इसमें से नेट ऑफ हो जाएगा प्रोविजन टू टीआर। बैलेंस ये शीट में। ये तो मैंने शॉर्ट में बता दी। लेकिन एक्चुअली क्या होगा 109 की, यहाँ पे अगर तुम कह रहे हो, वहां पे सबसे पहली बात वो इम्पेयरमेंट लगेगी ईसीएल मॉडल ट्रेड रिसीवेबल पे। तो ईसीएल में सबसे पहली बात ऐसे रिकॉग्निशन नहीं बिल्कुल। होती 80% पे। वहाँ पे फैक्टर्स गिवन होते हैं कि लॉस गिविंग डिफॉल्ट कितने हैं या अदर क्राइटेरियाज होते हैं, वो कितने फैक्टर, तो हाँ फैक्टर मतलब उसके अकॉर्डिंग होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि रिवेन्यू आप रिवर्स नहीं करेंगे, हम्म, रेवेन्यू मतलब रिवर्स नहीं रिवेन्यू करेंगे। टू टीआर नहीं करेंगे हम। ओके, क्यों? ये तो अभी करंट ईयर चल रहा है, ऑडिट अभी क्लोज का हुई है। 31 मार्च 2021 का केस है ऑडिट ना, के बाद फाइनेंशियली 2021 ही तो चल रहा है अभी। तो अगर मान लो तूने ये अप्रैल में जो कर दिया तो तू इसको रिवर्स कर देगा बाद में। नहीं ना करूँ, हम आस्किंग। मैं 31 मार्च 2021 पे आई एम स्टैंडिंग देयर, और या तुम ऑडिटर की तरह आएगा वहां पे उस केस में। और तुमने ये बोला कि 31 मार्च पे उसकी मान लो साइट पे, या जैसे कहीं पे डिस्क वो आ गया कि वो नहीं 31 मार्च वो तो फिर वो वाली होगी इवेंट्स एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट वाला सीन हो गया फिर तो इसमें बात की हाँ। बात लगा ले। हम्म। तुमने वहां देखा नहीं कि सिग्निफिकेंट अगर चेंजेस हुए हैं तो उसके रीअसेसमेंट रिक्वायर्ड होगी वहां पे, और ईयर एंड पे बैठे हो तो वहां पे रिक्वायर्ड होगी। तो दिखा। ये रहा यहाँ पे, शुड नॉट रीअसेट, हमें रीअसेस निकालना अनलेस सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस में आ गया ना वो कंसिडरेशन, उसकी कलेक्टिबिलिटी पे हमारा डाउट आ गया कि वो एबिलिटी, उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की। ये रहा, उसकी एबिलिटी नहीं है पे करने की। तो तो नोट में, रीअसेस करेंगे तो आप रिवेन्यू रिवर्स कर देंगे इसका। अगर हम करंट ईयर में स्टैंड करें, उसके फाइनेंशियल्स क्लोज नहीं हुए, उस केस में तो हम करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। मान लो चलो ये अगर थर्टी करेंगे नहीं फर्स्ट मतलब रिवर्स नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। रिवर्स कर देंगे, मतलब रेवेन्यू और ट्रेड रिसीवेबल दोनों नॉक ऑफ कर देंगे हम। नहीं ठीक है। नहीं, उस केस में भी भाई वो प्रोविजन ही तो बुक करेंगे हम, जब एक बार चीज पता हमने किसी को सेल कर दी, बाद में अगर पैसा नहीं आएगा तो उस केस में जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका प्रोविजन ही बुक करेंगे, रिवेन्यू थोड़ी ना रिवर्स कर देंगे। रेवेन्यू रिवर्स क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, जब एक बार बता हमने सेल कर दी है, उसको सारी इनवॉइसिंग हो इसमें गया, ईवे बिल का सब कुछ हमने एक, जनरेट करके हाँ कर हाँ दिया है। हाँ। मेरे हिसाब से तो नहीं करते उस केस में, तो रुको, फिर हम एक प्रोविजन ही सेकेंड, बुक कराते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का। एक सेकेंड। ईवे बिल अगर जनरेट हो चुका है वहां पे, तो वो रेवेन्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंगल से या जीएसटी पर्सपेक्टिव से? नॉर्मली वैसे कार्गो इंडस्ट्री का, अगर ईवे बिल तो वैसे जीएसटी की प्रैक्टिस है, बट अगर एक बार हमने फाइनेंशियल रिवेन्यू रिपोर्टिंग कॉल भी में, कर भी दिया, रुको, अगर इंडेस, इंडेक्स 115 में कहीं ईवे बिल या कुछ ऐसा कहीं क्राइटेरिया नहीं है? नहीं है उसमें नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ, बट अगर हमने एक बार रिवेन्यू बुक कर भी दिया ना इसके हिसाब से भी, हाँ। अगर पैसा नहीं आना तो वो इम्पेयरमेंट बुक करेंगे, मतलब वो इम्पेयरमेंट, ईसीएल के हिसाब से बुक करेंगे हाँ, प्रोविजन। वो तो तुम ट्रेड रिसीवेबल पे लगाओगे ना। हाँ तो तुम्हें अगर डाउट आ रहा है कि 80% तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, वहां पे डाउट आ गया क्योंकि आईबीसी के अंदर जा चुके हो और उसकी हाँ। फाइनलाइजेशन हो चुकी है ऑलरेडी, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड है वो। हम्म, तो रेवेन्यू तुम रिवर्स नहीं करोगे कि तुम्हें लग रहा है जब हाँ 40 लाख ठीक, मिलेंगे नहीं, तुम्हारा रेवेन्यू ही नहीं है वो तो। मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वहां पे। रिवेन्यू तो वो तो नहीं करता। नहीं, आईबीसी की अगर फाइनलाइजेशन हो चुकी है, कंफर्म आ गया कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो चुका है, वो पे नहीं कर पाएगा डेट्स, क्योंकि हमें वहां पे उसकी वो भी मिल जाएगी कितना पे कर रहा है। क्योंकि इंसॉल्वेंसी से अगर हम एक्चुअली देखें इस लॉ के अंदर, इंसॉल्वेंसी से पहले जब आईबीसी के अंदर जाते हैं तो क्रेडिटर्स की वो लिस्ट वगैरह बनती है, हमें किसको कितना पे करना है वो भी सारा डिक्लेयर हो जाता है वहां पे, हमें किसको कितना पे करना है बट वहां फिर पे। भी ना मैं हमें बनाना तो प्रोविजन ही चाहिए। ये तो 31 मार्च को है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई 31 मार्च को है तो आप एक 31 मार्च सेकंड, को प्रोविजन बना आईबीसी, देंगे। अगर लेकिन 31 मार्च के बाद हुआ तो नेक्स्ट ईयर में प्रोविजन जाएगा वो। एक सेकंड बताओ, आईबीसी किसने कर रखा है यहाँ पे? आईबीसी
हाँ करेक्ट, क्या? नहीं करा हुआ। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। किसी जमाने में किया था। तो उस केस में वैसे कि लिस्ट एक कमेटी की मीटिंग बनती है वहां पे, तो मीटिंग में हम भी गए होंगे वहां पे, अगर हाँ हमें बनती है। तो हम हमें इनवाइट किया गया होगा वहां पे, तो हमें पता होगा ना कि सामने वाला हमें हम्म फाइनल सेटलमेंट हमारी कितने में हुई है। वी आर अवेयर हम्म अबाउट दैट। और अगर हम ऑडिटर की तरफ भी जाएंगे वहां पे, तो हम वहां पे पूछेंगे ना, अगर हमें बाद में इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हम पूछेंगे आप भी वहां पे थे, आप गए हो या नहीं गए। हम मैनेजमेंट से एक्चुअली तो पूछेंगे आप गए हो कि नहीं गए वहां पे लिस्ट ऑफ कमेटी में। अगर हमें बाद में जैसे मान लो तुम्हारा केस था पहले केस में कि ऑडिटर ने पूछा, मैनेजमेंट ने बता दिया गए हैं, कि उनका हुआ कि फाइनल सेटलमेंट अब 10 लाख की हो रही है, 40 लाख हमारे गया, इलैप्स हो गया, तो वहां पे ईसीएल भी बुक करोगे प्रोविजन? हम्म। बताओ। और सामने वाले खुद ने बोल दिया वहां पे मैनेजमेंट ने कि तुम्हें खाली बस 10 लाख दे रहे हैं फाइनल सेटलमेंट में, 40 लाख नहीं दे रहे अब। बाकी तो रिवर्स ही करना निकालो पड़ेगा। भाई, इसका प्रोविजन निकालो इंडियस में। दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। क्या चीज? ये तो इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट। तो लिख रखा होगा इंडियस में। यहाँ तो तुम्हें डी रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी रेवेन्यू फाइनेंशियल एसेट। डी रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी फाइनेंशियल एसेट की, वो 109 में दिखा दूंगा ये वाला केस भी। डी रिकॉग्निशन होगी फाइनेंशियल एसेट रेवेन्यू की। का रेवेन्यू का रेवेन्यू वो रेवेन्यू तो में क्या होगा? एसेट की बात होगी ना वो तो। हाँ ठीक है, एसेट में सबसे पहले स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रोबेबल है या नहीं तुम्हें पैसे मिलेंगे? तो हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं ना, जो स्टेप 1 है ये तो। अब एक बार आपने रिकॉग्नाइज कर दिया उसके बाद का। एक बार रिकॉग्नाइज कर, अच्छा वैसे रुको एक सेकंड। मीटिंग खत्म होने वाली है। कोई नहीं, नेक्स्ट में चलो, फर्स्ट सेशन में कॉन्ट्रैक्ट का वो पूरा आ गया ना कवरेज, स्टेप 1 की डिटेल आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। पैरा 9। ये रहा वी पैरा नंबर। कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर मीट्स द क्राइटेरिया। ठीक है। इंसेप्शन। Entity shall not reassess unless indication of significant change in fact circumstances. For example, customer ability to pay consideration deteriorates significantly. Entity would reassess whether it is probable that entity will collect consideration or not. To which the entity will be entered in exchange for goods or services that will be transferred to the customer। तो ये तो फिर गोइंग फॉरवर्ड हो गया ना। इसने ये कहा कि इसको रिवेन्यू रिवर्स कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप ओवर द पीरियड रिवेन्यू नहीं रिकॉग्नाइज रुको कर रुको रहे हैं। रुको। 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ मेरा केस क्या था कि तुम अगर एक्चुअली आईबीसी की तुम्हारे पास फाइनल आ गई तो तुम मीटिंग के अंदर गए होगे वहां पे, तो तुम्हें हमें फाइनल हम्म सेटलमेंट बताओ कि हमें कितना फाइनल सेटल हो रहा है हमें। नहीं, हम्म एक चीज बताओ, अगर तुम मान लो वो 10 लाख ही दे पा रहा है, तुमने 50 लाख का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया, अब तुम कह हाँ। रहे हो तुम 40 लाख रिवर्स नहीं करोगे, फिर वो। यस कंटिन्यू। मैं कह रही थी कि अब अगर हमें पता चल गया कि वो सिर्फ 10 लैक्स ही दे पाएगा 50 लैक्स में से, तो 40 लैक्स तो हमें कभी मिलेंगे ही नहीं। राइट। तो यानी हमारा पीसीसी टेस्ट तो सिर्फ 10 लाख के लिए पास हो रहा है ना, 40 लैक्स करेक्ट। के लिए तो हो ही नहीं रहा। तो फिर तो हमें 40 लैक्स जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया रिवर्स करना ही पड़ेगा, या उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा 109 के अकॉर्डिंग। प्रोविजन हम रेवेन्यू का नहीं बना सकते, वो हम क्रिएट कर सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल हाँ, का। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड और रिसीवेबल उस केस में भी 40 लाख हमें पता है कि हमें नहीं री मिलेंगे, तो वो हमें डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट करना पड़ेगा करना पड़ेगा। इन दैट केस। तो वो डी अगर रिकॉग्निशन के हमें प्रिंसिपल्स लग जाएंगे वहां पे। और एक चीज और केपीएमजी की तो मैं दिखाता हूँ इसकी हैंडबुक में। Collectibility is only a gating question. Under the revenue standard, collectibility criteria is included as gating question designed to prevent entity from applying revenue model to problematic contracts and recognizing revenue. जहाँ problematic केस है वहां पे हम revenue recognition कर रहे हैं and creating a large impairment loss at the same time, कि एक तरीके से impairment भी लॉस में वही वापस revenue inflate कर रहे हैं और साइड बाय साइड impairment भी create कर रहे हैं। So in that case, collectibility criteria is likely to be met for routine customer contracts. उस केस में रूटीन जो नॉर्मल है जो 10 lakhs है, उस केस में वो मेट होएगा वहां पे।
वहां पे, क्योंकि साइड बाय साइड लार्ज इम्पेयरमेंट लॉस भी, जैसे वो कह रहा था वहां पे, वो मेट इम्पेयरमेंट भी ट्रिगर हो जाएगी वहां पे। राइट। तो उस केस में हमें 40 लाख को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और रेवेन्यू को हमें वापस रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कलेक्टिविटी जैसे अभिषेक ने कहा वो 10 लाख पे मीट हो रही है, नॉट ऑन 40 लैक्स। तो एंटिटी बात की बात है ना, पहले तो हम्म ठीक है। यस, अगर कोई इस पे because it losses one of the customer that account for 75 would likely to read the determination whether there is significant deterioration in credit worthiness will be situation specific and often be matter judgment. Evaluation is not intended to capture changes. Here, if entity determines that collectivity is no longer probable, in that case, it discontinues revenue accounting and follows the guidance on accounting of consideration received when contract does not exist. कंसिडरेशन रिसीव्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले भी अगर कुछ मिल गया है तो वापस क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हमें बुक करनी पड़ जाएगी, और रेवेन्यू का एडवांस अगर हमें रिवर्स भी करना है, क्योंकि वहां पे हमें देना नहीं पड़ेगा कुछ भी, वापस वो फैक्टर आ जाएंगे एडवांस वाले कि हमें पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर कोई पैसा हमें पहले मिल चुका, क्योंकि इस केस में जो हमारा एग्जाम्पल था वहां पे हमें कोई पैसा पहले नहीं मिला था, कंसिडरेशन कुछ रिसीव नहीं हुई थी डायरेक्ट, तो उस केस में ये भी फैक्टर नहीं लगेगा यहाँ पे। तो हमें डायरेक्टली इसको पूरा डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, रेवेन्यू को भी और एक एसेट को तो डी रिकॉग्नाइज करना ही है। राइट। हम्म सो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे। अब कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे हम ये वैल्यूएशन करेंगे टर्मिनेशन प्रोविजन की, क्या कि ईच पार्टी हैज यूनिलेटर एनफोर्सेबल राइट टू टर्मिनेट होली अनपरफॉर्म्ड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेइंग पेनल्टी। अगर ये हो रही है वहां पे कि अगर हम बिना कुछ भी परफॉर्म नहीं किया और विदाउट पेइंग पेनल्टी कोई भी पार्टी टर्मिनेट कर सकती है, और एंटिटी ने कुछ परफॉर्म भी नहीं किया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा उस केस में, नो कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर। बट इफ ओनली वन पार्टी कैन टर्मिनेट विदाउट एनी पेनल्टी आफ्टर सम पीरियड, तो इन्फोर्सेबल राइट फॉर सम पीरियड है वहां पे कि आफ्टर सम पीरियड किसी के पास राइट आ जाएगा कि हम टर्मिनेट कर सकते हैं, कि जैसे 30-40% एटलीस्ट हमसे काम करवाना ही पड़ेगा किसी सप्लायर से, उसके बाद टर्मिनेशन के पास राइट आ जाएगा दोनों पार्टी के पास। अगर अगर काम अच्छा लग रहा है तो हम आगे कर सकते हैं कंटिन्यू, अदरवाइज नॉट। तो उस केस में अकाउंटिंग पर्पस कंट्रैक्ट हम शॉर्टर हो जाएगा वहां पे, शॉर्टर देन स्टेटेड, तो हमें वो डिटर्म हम कर सकते हैं उस पीरियड तक की। नेक्स्ट हम अब ये देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करना है या नहीं करना, कि दो कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन करना है नहीं करना। ये वापिस जैसे हमने 116 में भी किया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुए एट नियर और सेम पार्ट सेम टाइम एंड विद सेम कस्टमर। और नेक्स्ट क्या कि एनी वन कंडीशन एग्जिस्ट, कि अगर हमने उसको नेगोशिएट किया एज अ पैकेज कि सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, कि हमने जैसे अगर कोई लिफ्ट के जैसे लिफ्ट की हमने ये बना ली लिफ्ट के साथ कि हमें लिफ्ट परचेज करेंगे, और हमने साइड बाय साइड उसकी मेंटेनेंस का भी एएमसी का भी कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है एक दो दिन के बाद या कुछ टाइम के बाद भी, तो नियर और सेम टाइम हो रहा है तो नेगोशिएटेड और एज अ पैकेज वो, लेकिन उस केस में हमें ये वैल्यूएट करना पड़ेगा वहां पे कि नेगोशिएट एज अ पैकेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेंटेनेंस को, क्योंकि एएमसी का भी चार्ज होगा, अदर वो फ्री प्रोवाइड नहीं करेगा वहाँ पे कोई भी एएमसी, क्योंकि हैवी एएमसी होती है लिफ्ट की। तो उस केस में हम ये वैल्यूएट करेंगे कि जैसे अगर मान लो 10 लाख की लिफ्ट थी और 5 लाख की नॉर्मल मेंटेनेंस चार्ज था, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हम देखें तो हम ये देखेंगे कि जो लिफ्ट की थी उसकी वजह से उसका प्राइस कम हुआ कि नहीं हुआ, या हमने नेगोशिएट ऐसे किया था कि हम टोटल आपको 14 लाख प्रोवाइड कर देंगे, तो हमने नेगोशिएट एज अ पैकेज किया था। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि कंसिडरेशन इन वन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का हमने एक ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख जाएगा और लिख दिया कि हम 14 लाख पे करेंगे। वो हम फिर आगे एलोकेशन स्टेप 4 में देखेंगे कि एलोकेशन कैसे करनी है 1 लाख की डिस्काउंट की। और लास्ट की हमने गुड्स सर्विस प्रोमिसेस सिंगल पीओ है, एक ही सिंगल पीओ है, ये लिफ्ट वाले के में नहीं हो सकता कि हमने उसको एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि वहां पे इंस्टॉलेशन होगी और एक मेंटेनेंस एक होगी कि लिफ्ट बना देना और एक उसको इंस्टॉल करना, वो एक सिंगल पीओ बन जाएगा वहां पे। तीन, क्योंकि वहां पे तीन वो बनेंगे वहां पे, अगर लिफ्ट देना इंस्टॉल करना और उसकी बात की उसकी मेंटेनेंस की 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन सेकंड वाली जो मेंटेनेंस है उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं अगर वो सिग्निफिकेंट या उसके रिलेट कर रही है वहां पे, हम उसको साइड अलग से नहीं दे सकते, कोई और पर्सन जो लिफ्ट दे रहा है वही उसको कर सकते हैं वहां पे, तो वो सिंगल पीओ बन जाएंगे वहां पे, दो केस में दो कंबाइन हो जाएंगे वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट आ गया मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ये वाला
बाद में करना बेटर है, स्टेप 4 के 5 के बाद भी, ताकि मॉडिफिकेशन प्रॉपरली डील कर पाए अगर चेंज कोई भी पार्ट चेंज हो रहा है वहां पे। नेक्स्ट आ गया, कोई डाउट इस केस में यहाँ पे अभी तक? एनी डाउट? नोट। नो वेला। ओके, नेक्स्ट। अब हम करेंगे स्टेप 2 पे, दैट इज आइडेंटिफाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब इस केस में सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बार पहले पहले एक बार स्टेप 1 के क्वेश्चंस देख लेते ना, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसके ही। स्टेप 1 के इसमें मेजर तो अब यही कवर हो गया ना, हमने साथ स्टडी साथ मैथ कवर भी में कर लिए। हमने साथ साथ कवर कर लिए ना, या अगर देखना है तो चल सकते हैं। इस नो इश्यूज, नो इसी इश्यूज, के स्टडीज जो आ रखी है ना। नो इश्यूज। कॉन्ट्रैक्ट, कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो एक ये देख लो, क्वेरी थी चलो मेरी एक उस वक्त, इलस्ट्रेशन 4। हम्म, तो इसके इसमें ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स कंबाइन होंगे या नहीं होंगे? सेम टाइम का। जानवी, नहीं होंगे। जानवी से वैल्यूएशन करवाते हैं हम। एक मिनट में मेरे को पढ़ने दो। हम्म, जानवी किया रीड? आगे आई गेस नहीं होंगे। नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे, दो अलग अलग होंगे। हम्म। हम्म, राइट। बट अगर मान लो अगर ये सेम बेस के लिए हो जाता है एग्जिस्टिंग प्लेन्स के लिए, तो उस केस में तो आई थिंक इसका ना उसके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम आ जाता। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव सेम हो कमर्शियल, जाता। क्योंकि सेम एक कश्मीर एयरबेस के लिए अदर प्लेन्स भी आते और वो भी आते, फाइटर प्लेन्स डिजाइन हम्म, और मैन्युफैक्चर होते। करेक्ट। अगर वो दोनों अगर सेम बेस के लिए हो जाता तो हम उसको एक कंबाइन कर देते कॉन्ट्रैक्ट्स को। बट हमें वो देखना था कि कमर्शियल ऑब्जेक्टिव वाला भी अगर वेक्टर, वो भी डायरेक्टली नहीं। उसमें ये भी देख सकते थे कि पैकेज में हुए हैं या नहीं हुए हैं। करेक्ट। मॉडिफाइड हम बाद में करेंगे एक बार। स्टेप 1 पे एजुकेशन मटेरियल में था, तुमने वो लिखा है उसके वो नोट्स के साथ? मैंने वो नहीं हाँ लिखा। नहीं लिखा। हाँ एक सेकंड रुको, मैं देखती हूँ मैंने लिखा हुआ तो है। मैंने कंसेप्ट का नेम नहीं लिखा उसमें, एक बार कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स 8 9 तुम्हारे में हाँ है, एजुकेशन मटेरियल 17। 8, क्वेश्चन 8 एंड 9। हाँ वो कमर्शियल सिस्टम का। ओके वो पीओ आ क्वेश्चन गया। 8, read this question.
किससे वैल्यूएशन करवाएं? ईशान से। ईशान, हेलो। हेलो। हाँ ईशांत, गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आवाज भी नहीं आ रही। आवाज आ गया? हाँ हाँ ये हेलो। ईशान, आंसर। एक मिनट रुक। किसी और ने कर लिया हो तो, अगर कोई जल्दी देना चाहता हो तो। जानवी और स्नेहा, दोनों में से कोई भी। एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन ही पढ़। अभी रीड किया, ओके। जितना जितना ये लोग कर रहे हैं उतना उतना अलग अलग अपना अपना नहीं करना चाहिए इनको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज। तो आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा, जितना वो परचेज करेंगे उतना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। उतना रेवेन्यू नेट रिकॉग्नाइज नेट करो। में ना। ओके, किसी और का डिफरेंट ओपिनियन हो एक्सेप्ट अर्शी? ईशान तो जानवी में से, दोनों में से कोई भी एक। मेरे को तो लगता है यार कि मीन्स वो अलग ही अलग रिकॉग्नाइज करेंगे, ए एंड बी। अलग अलग करेंगे मतलब? अलग अलग मतलब मान ले यहाँ पे ए अगर दिया है इसको, और हम्म। जो परचेज किया वो नेट थोड़ी ना करेंगे, मीन्स अलग अलग ही रिकॉग्नाइज करेंगे ना। चलो, अब शेफ, चलो तुम ये आंसर दे दो फाइनल, क्या होगा? देखो इसमें बाकी सब तो इनकी सप्लाई सिर्फ नेचुरल गैस की हो रही है, तो यहाँ ये दिमाग में आ सकता है कि सिमिलर आइटम्स हैं। पर नीचे उन्होंने दिया है कि जो अपनी वो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो बेस्ड ऑन एक्चुअल डिलीवरी डेट, और वो मंथली कैलकुलेशन भी करेंगे सप्लाई और रिसीट का, और नेट सेटलमेंट। और इनकी जो प्राइस जो है वेरी भी करती है एट बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ सेल, और वो हमारे अपनी प्राइस पर ही उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है, क्योंकि इनकी रिस्क टाइमिंग ये सब चेंज हो रही है इस ट्रांजैक्शन की वजह से, रिटर्न्स, तो इसलिए ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी क्या नाम है प्राइसेस पे, जितनी भी इनकी रिकॉर्ड हो रही होंगी उस दिन की प्राइस पे, पॉइंट ऑफ सेल। तो इसमें इनको दोनों रिकॉग्नाइज करना है, अपना रेवेन्यू एंड परचेज, राइट? राइट। तो ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस की तरह इसको एवेल्यूएशन करके बताना। ये तो वही केस है ना, सेम लाइन ऑफ बिजनेस। तो उसमें तुमने बोला कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। नेट से अलग नहीं करना पड़ेगा, रेवेन्यू अलग परचेज अलग इन लोगों को करना पड़ेगा, नेट कांट दे दी दैट। हम्म। तो मतलब ये पहले बताओ, स्कोप के अंदर है 115 के? तुम रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो बोल रहे हो, 115 के स्कोप में है? तो उन्होंने सेम लाइन और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है तो होगा ही ना। वो कमर्शियल अपनी ऑब्जेक्टिव बिजनेस, है। अरे व्हाट इज कमर्शियल ऑब्जेक्टिव? सेल्स फैसिलिटेट कर रहे हैं ना वो अपनी, नहीं, क्योंकि कमर्शियल हम्म। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है? रेवेन्यू तो ऐड है ना सेल अरे करने से। एक सेकेंड, मतलब रेवेन्यू आ रहा है, किसको आ रहा है रेवेन्यू? उनका मेन पर्पस अपना बिजनेस बिजनेस करना है ना। वो तो है वहां पे बिजनेस करना। तो जैसे जो हमने काजू और आलमंड्स का दिया था, वो भी तो बिजनेस करना ही तो था वहां पे। बिजनेस ही तो कर रहे हैं वो। तो फिर वो एग्जांपल बता दीजिए जहाँ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। जहाँ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। चलिए इसका आंसर तो दिखा दे पहले। ये इसका लो। आंसर क्या है वैसे?
अलग अलग करेंगे दोनों का, रेवेन्यू एंड परचेजेस दोनों का। हम भी तो इतनी देर से यही बोल रहे हैं। अभी रुको, भी आगे चलते हैं, अभी अभी ऊपर लेके आऊंगा ना वापस। अभी तो तुम आंसर देखो। They calculate the price based on delivery of date and do net settlement every month. Hence, contract have commercial substance. Does not fall within the scope of Ind AS 115. क्यों? डज नॉट का है। Does fall. Does Oh, fall. हाँ, okay. इवन दो टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर में भी डिफरेंट, क्योंकि कोई भी ट्रांसफर कभी भी कर सकते हैं ना वहाँ पे, कि पहले किसी ने एक्स ने मंगवा लिया, किसी ने दूसरे मतलब ए ने बी ने अलग अलग मंगवा लिया। Mansell entered rule book के बंदे। हम्म, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो इसके ऊपर तू कह रहा था कुछ दिखाएगा। आओ तो सही, पर क्वेश्चन 9 पे। अच्छा, No. Telecom environment which for getting power current to 20,000 units. employees of B Limited. A limited normally 0.5 point B. Zero. Non monetary. यहाँ तो नहीं करेंगे शायद। मेरे हिसाब से तो करेंगे 1,00,000 इंटू में 0.50 करेगा, और बी लिमिटेड के साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एग्रीमेंट एंटरप्राइज व्हिच इज एंगेज इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ पावर, जिसमें वो 1,00,000 यूनिट्स और इन एक्सचेंज पावर इक्विवेलेंट टू 20,000 यूनिट्स है। ये चार्जेस पर मिनट एंड बिल चार्जेस पर यूनिट हाउ शुड कैसे नहीं कम कैसे मिले अंदर। इतना तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्या हुआ? सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है ना। सेम लाइन मेरे ऑफ हिसाब बिजनेस। से तो दोनों अलग अलग कहेंगे, जैसे कि ए लिमिटेड कहेगा 1,00,000 को मल्टीप्लाई बाय 0.50 और बी लिमिटेड कहेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 के हिसाब से। क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड रेवेन्यू बी मेजर्ड, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो होगी, बट ये पूछ रखा है कि कैसे होगी, किस अमाउंट पे। क्वेश्चन यही है या कुछ और है? वो तो पूछ रहे हैं हाउ शुड रेवेन्यू बी मेजर्ड, मतलब रेवेन्यू तो मेजर होगा, अब कैसे करना है वो पूछा है उसने तो। 1,00,000 इंटू 0.5, 20,000 इंटू 2.5। चलो बताओ, कोई भी एंट्री बताओ, चलो एक जना। अच्छा, पहले हाउ शुड रेवेन्यू बी मेजर्ड। ओ, क्वेश्चन निकाल लियो वापिस। क्या कर रहे हैं हम? दोनों की बुक्स में बताना। चलो एक ही कर लो, तो दूसरे में जो दूसरी पर्सन एक ही बुक्स में बताओ इसमें तो। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी अभी घुमाऊंगा तुम्हें, थोड़ी देर को बस। पावर अकाउंट डेबिट। चलो कौन कौन बता रहा है, चलो। टू टॉक टाइम। एंट्री टू रेवेन्यू तो कर दिया मैंने, चलो डेबिट क्या करोगे? परचेजेस। परचेज डेबिट, परचेज टू रेवेन्यू, अमाउंट 50,000। 50,000, सेम। किसी और का कोई डिफरेंट ओपिनियन यहाँ पे?
ये सबका सेम है आंसर? सेम है, परचेजेस की जगह या फिर एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। हम्म फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन होगी, नॉन कैश कंसिडरेशन जो हम आगे भी इवेल्युएट करेंगे। या साथ साथ दिखा दो, चलो नॉन कैश कंसिडरेशन की वैल्यूएशन। ये रहा, नॉन कैश के साथ साथ कर लेते हैं। नॉन कैश अगर कंसिडरेशन हो तो वहां पे हमेशा क्या करनी है, फेयर ये वैल्यू पे मुझे ही ब्लर दिख रही है स्क्रीन या सबको? अच्छा आ गई, ठीक है। हाँ, नॉन कैश के में क्या देखना है, सबसे पहले हमें फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन करनी है। अगर हम उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते फेयर वैल्यू को, तो हम रिलायबल एस्टिमेट करेंगे। मतलब रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर सकते तो उसके इसमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे उसको में रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं तो डिफर कंसिडरेशन हो सकती है वहां पे, कि मतलब कंसिडरेशन का टाइप डिफर हो सकता है। बट हमें वहां पे भी ये देखना है कि वो किस रीजन की वजह से डिफर हो रही है, वेरी कर रही है। कि एंटिटी की परफॉर्मेंस की वजह से, अगर उसकी वजह से कर रही है तो वहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन की इवैल्यूएशन होती है, वो लगेंगी, तो वो भी डिटेल में देखेंगे। अदरवाइज फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन करेंगे एट इंसेप्शन डेट। जो भी फेयर वैल्यू एट इंसेप्शन डेट होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उस दिन पे। तो उस ठीक है, दिन पे मतलब जो फेयर वैल्यू पे करेंगे ना। ये इसका क्या मतलब हुआ? ड्यू टू रीजन अदर देन ओनली फॉर्म एंटिटी परफॉर्मेंस की ऑफ वजह से अगर वो कंसीडरेशन। वेरिएशन कर रहा है, कि मान लो कि अगर तुम्हारी इतनी सेल हुई तो मैं तुम्हें इतने परफॉर्मेंस वो दूंगा वहां पे। वो उस क्वेश्चन का रिलेट मत करो, जो भी क्वेश्चन है उसकी वहां पे वो नहीं है। एंटिटी की परफॉर्मेंस की हो सकता है ना, मान लो तुम अगर 10 लाख यूनिट सेल कर रहे हो वहां पे, तो मैं तुम्हें साथ साथ अपनी और यूनिट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी हो सकता है, मैं कैश तुम्हें दे सकता हूँ वहां पे बेस्ड ऑन डिफरेंट सेल्स यूनिट्स एंड ऑल। वो कुछ भी वेरिएशन कर रहा है, मतलब एंटिटी की परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है, वो डिफरेंट है, उसके अदर देन हो रहा है, तो वहां पे वेरिएबल जो कंसिडरेशन है वो हम आगे भी देखेंगे। अभी ये खाली वो है, बस फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन करेंगे वो बता रहा था इसमें खाली, कि फेयर वैल्यू पे करेंगे। अगर हम ठीक है। नहीं कर, अगर हम फेयर वैल्यू नहीं बता सकते तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे करेंगे। ये ध्यान रखना है इसमें। On the basis revenue should be recognized will be consideration in the form of power unit that it expects to entitle। तो इन्होंने किस पे रिकॉग्निशन किया, फेयर वैल्यू पे, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे? स्टैंड अलोन। तो तुम्हें पता है यहाँ पे, चलो इन्होंने नहीं लिखा, तुम्हें बताना पड़ेगा। तो तुम्हें उन्होंने इसके एक बार इसका आंसर दिखाइए, इसका आंसर क्या लिखा हुआ है? हम्म 5D, पैराग्राफ 5D ऑफ कहाँ पे है? रेवेन्यू कॉग्निशन विल बी कंसीडरेशन ऑफ दैट इट एक्सपेक्ट्स टू entitled फॉर 50,000। रेवेन्यू कॉग्निशन 50,000 किया वो ना। Recognition is fixed in nature, not variable consideration ऊपर से पूरा दिखाएगा एक बारी। received and Index excludes non-monetary exchanges between entities in same line of business. Which comes to customer. स्नेहा, चलो इवैल्यूएट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और पूछता हूँ इसमें पहले। Terms of interest and accessory business activity. Price. Amount of consumption to which entity. Rated. Books. करिए थोड़ा नीचे। नीचे कर दो। Recognize in the consideration in the form of power. There's that amount expected to pay. गया? एंट्री तो बताई नहीं उन्होंने। अब चलो स्नेहा, मैं पूछता हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन वो था ना, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का सेम लाइन ऑफ बिजनेस, क्या इवैल्यूएशन की इस केस में?
इसमें ना एक चीज डाउट है, अगर वेरिएबल कंसिडरेशन में पैसा मिलता है तो कैसे करते हैं रिकॉर्ड हम? वेरी वो भी हम आगे देखेंगे ना। अच्छा, अभी तो हम आगे पूछेगा, अभी तो मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट इवेल्यूएशन क्या मतलब, क्या पूछना चाह रहा है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का केस है ये। हाँ है, नॉन मॉनेटरी हम्म एक्सचेंज का केस है। तो इस केस में कैसे वैल्यूएशन की इसने यार, या किसी ने भी कोई भी मतलब एक्सप्लेन करना डिफरेंट लाइन होगी ना, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ लाइन बिजनेस होगी है। तो यहाँ पर women। हाँ हाँ, डिफरेंट लाइन है डिफरेंट तो लाइन है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन होगा रेवेन्यू का, राइट। राइट। हम्म तो तूने ये जो एंट्री पास की थी इसमें परचेज डेबिट क्यों की? ओ सॉरी, हाँ मतलब कुछ और होगा। वहां पे क्या डेबिट होगा हाँ फिर? सेम लाइन होता, अगर मान लो सेम लाइन होता और कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता तो यही होती ना। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव होता? हम्म नहीं, कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वहां होती है रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस की। नहीं तो तूने लिख तो रखा है कमर्शियल ऑब्जेक्टिव अगर टिक है तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, करेंगे। तो अगर डेबिट नहीं भी है, क्या करेंगे आप वहाँ? अगर सेम दोनों। क्या करेंगे? रेवेन्यू रिकॉग्निशन किसकी करते हैं? एक्चुअली क्या करोगे, तो पहली बात तुम ट्रेड रिसीवेबल करोगे, तो बाद में तुम क्या कर सकते हो, मतलब पार्टी क्रिएट करोगे, ट्रेड रिसीवेबल तो के काउंट हो गए वहां पे, जो भी पार्टी होगी ए लिमिटेड। नेक्स्ट में तुम क्या कर सकते हो, अलग से परचेज रिकॉर्ड कर सकते हो ना, अगर तुमने अगर उसको नोक ऑफ करना है कि तुमने उससे कुछ आइटम ली है ना, वहां पे ली भी है, तो वो भी तुम्हें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब वो इवेल्युएशन अब हम्म। डिफर कर सकती है वहां पे कि तुमने लिया क्या उससे एक्चुअली। मान लो एसेट ली है, क्या चीज ली है, वो भी डिफर हो सकती है ना। एसेट लियो फिर हम्म। जैसे वो क्या एसेट, अगर एसेट लोगे तो एसेट हो जाएगा, क्योंकि खर्चा से इसमें टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस हो गए, तो हाँ टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे। वो, हाँ वो डिफर कर सकते हैं वहां पे क्या होगा एक्चुअली, वो सब्सटेंस पे हर अच्छा, सर्कमस्टांस पे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें एक्चुअल। और जहाँ पर रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, मान लो सेम लाइन हो गया, तो उसमें क्या फिर एंट्री क्या पास होगी जब परचेज रिवेन्यू नहीं डेबिट, रिकॉग्नाइज करे बट कुछ ना कुछ तो? परचेज डेबिट टू परचेज आगे। टू पार्टी, टू बैंक हो गया, टू पार्टी पार्टी हो गया वैसे, हाँ पार्टी, पेमेंट नहीं करेंगे। पार्टी हो जाएगा। हाँ। अगर हमने कुछ लेकिन हाँ इस केस में क्या, तुमने एक्सचेंज में वापस कुछ ना कुछ तो लिया होगा। अपन सेल से, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हें इन्वेंट्री भी तो डी रिकॉग्निशन करनी पड़ेगी अपनी। हम्म इन्वेंट्री भी तो है ना तुम्हारी, हम्म। अगर फिजिकल यूनिट्स की केस है। हम्म। अगर जैसे टॉक टाइम है उसमें कोई इन्वेंट्री तो है नहीं। हम्म। अगर इन्वेंट्री है तो वहां पे क्या हो जाएगी, सीओजीएस टू इन्वेंट्री हो जाएगी वो तो। हाँ वही होगी। हाँ उस केस में वो एंट्री पास आउट हो जाएगी। एक तरीफ से हमारा क्या हो गया है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, उधर से हमारी इन्वेंट्री कम होगी। प्रॉफिट कम, इन्वेंट्री कम, बैलेंस शीट मतलब इफेक्ट सेम हो जाएगा वो तो। हम्म। बस ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, अगर वो डिपेंड करेगा कि तुमने अगर सामने से लिया क्या वहां पे, परचेज क्या किया एक्चुअली। वो तुम वो भी रिकॉग्निशन कर सकते हो, अगर कोई एक्सपेंसिव तो डायरेक्ट परचेज हो जाएगा ताकि प्रॉफिट एंड लॉस में हिट हो जाए। अदरवाइज कोई एसेट है तो एसेट क्रिएट हो जाएगी वहां पे। वो डिफर वो देखना हम्म। पड़ेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में। अब मैं बताता हूँ, तो मैं क्या कह रहा था ना अगर ऊपर। हमने एसेट लिए तो एसेट है, वो एसेट का फिर एसेट पार्टी। प्रिंसिपल, एसेट टू वो एसेट का वो लगेगा फिर, कौन सी एसेट लिए तुमने। मोस्टली केसेस में इंडेक्स 16, और तुम्हें अगर इंडेक्स 16 में अगर कोई लैंड बिल्डिंग लिया उस केस में तुमने कोई बिल्डिंग ले ली है, तुमने अपनी कुछ हैवी आइटम दे दी अपनी वहां पे, तो बिल्डिंग अगर ले ली तो बिल्डिंग की मेजरमेंट फिर तुम्हें आगे इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि तुमने किसके लिए हेल्ड करोगे, इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने एडमिन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए होगी तो इंडेक्स 40 का क्राइटेरिया, अदरवाइज 16 पे जाएंगे हम। फिर आगे फिर वही वापस वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन की बात करेगा, वो भी तो फेयर वैल्यू का था, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है तो। ठीक है हम्म। चलो। ठीक है। बट हाँ चलो, अब मेरा क्वेश्चन था इसमें ऊपर वाले जो हम कर रहे थे ना इवैल्यूएशन, इस केस में हम्म। यहाँ पे तो कोई अमाउंट नहीं दे रखी, अमाउंट के साथ करें या नहीं करना, बता दो चलो। एक बार ना ऊपर वाले के एक बार आंसर इसकी दोबारा बताओगे, जिस केस में तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस था, फिर क्यों हमने इंडेक्स 115 अप्लाई किया है? ऊपर केस में अप्लाई क्यों किया है, क्योंकि नेट सेटलमेंट हो रही है वहां पे, अच्छा। कैश के नेट सेटलमेंट हो रही है, तो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी नेट अच्छा। सेटल में किसी को तो मिलेगा ना कुछ तो नेट सेटलमेंट में। अच्छा, तो हाँ मतलब जो ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में का मतलब कोई रिकॉग्नाइज कब नहीं करते, जब कुछ मतलब पैसे का आनी जानी नहीं होती तब नहीं करते क्या इंडेक्स 115 में, अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो? वो वहां पे कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, वो इवेल्यूशन करनी पड़ेगी ना वहां पे।
कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से मतलब पैसा, जिसकी इस केस में तुमने कहा नेट सेटलमेंट होनी है, तो वो कमर्शियल सब्सटेंस हो गया हमारा। हाँ। और मान लो तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं होगा, एग्जांपल दे सकते हो कोई? कमर्शियल सब्सटेंस कब नहीं होगा? अभी जो कमर्शियल सब्सटेंस जैसे कि नहीं तुमने होगा। बोला ना, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, अगर उसमें कमर्शियल सब्सटेंस है तो रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू, बट अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका कोई एग्जांपल है कि कब कमर्शियल सब्सटेंस हम कहते नहीं है? तब नहीं है वहां पे जब दोनों के कैश फ्लो सिग्निफिकेंट वेरी नहीं कर रहे, या कर रहे हैं। मैं तो तुझसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो मैं तुझसे मैं पूछ इस रहा हूँ केस में भाई। बाकी से पूछ रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि अगर कैश फ्लोज वेरी कर रहे हैं वहां पे सीएस है या नहीं है कमर्शियल सब्सटेंस। वेरी कर रहे हैं तो नहीं, तो है सीएस, तभी तो नेट सेटलमेंट होगा। हाँ, अगर वेरी कर रहे हैं तो कमर्शियल सब्सटेंस हो जाएगा, वहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे भी नेट सेटलमेंट हो रही है, तो मतलब डिफर है कैश फ्लोज वहां पे, हम्म। तो कमर्शियल सब्सटेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा कैश है वहां पे। होगा, हम्म। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सब ये बता दो, अमाउंट के साथ लेना है या नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। कर लो, क्या अमाउंट चीज? भी कर लो जब कर ही लिया तो। चलो फिर आ जाओ अमाउंट से अपन चलते हैं। तो ए लिमिटेड पहले इसने किए हैं 1 लाख यूनिट्स ऑफ प्राइस, अगर वहां पे हम चलो देखते हैं। और इसने बी लिमिटेड ने किए हैं पहले 2 lakhs। ये मतलब परचेज कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या क्या केस, चलो ये सेल कर रहे हैं लिमिटेड बी लिमिटेड को, वो परचेज, दोनों सेल का केस है एक दूसरे को। डेट भी रख लेते हैं 1/4/21, 9, चलो एक रख लेते हैं 20, 2 दिन रख लेते हैं बस बीच में, 21। ये रख लेते हैं 2 लाख 50 यूनिट्स। ये रख लेते हैं 1 लाख 25। अभी इस केस में तुम्हें क्या क्या वैल्यू रिक्वायर्ड है मेरे को वो बता दो साथ साथ। क्या क्या अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कैसे रिकॉग्निशन करोगे। अगर तुम एक्चुअली बात करोगे, मान लो अगर तुम ऑडिटर की तरह वैसे पूरा केस देखना है, केस स्टडी की तरह, मान लो मैनेजमेंट ने कुछ भी एंट्री पास कर दी, अब तुम्हें करेक्शन देखनी पड़ेगी वो तो। अगर मैंने कर दिया टीआर डेबिट टू रेवेन्यू, यहाँ पे मैंने कुछ भी अमाउंट कर दी 10 लाख, वो तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कितनी होनी चाहिए थी। अब बता दो क्या कैसे करोगे। ये और क्या टीआर टू इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू 10 लाख किस हिसाब से किया तूने? मैनेजमेंट ने कर रखी है, वो तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैनेजमेंट है पास द एंट्री ऑफ टीआर टू रेवेन्यू ऑफ 10 lakhs। अब तुम ऑडिटर्स हो, तुम देखो क्या क्या चाहिए तुम्हें इन्फॉर्मेशन और रिक्वायर्ड। उसमें आप ये देखेंगे ना कि ये लिमिटेड जब और कस्टमर्स को बेचता है तो कितने में बेचता है, फेयर बताओ वैल्यू तो उस हिसाब से नहीं आएगी। फेयर वैल्यू कैसे। हम्म। हम्म। पता नहीं। अभी तो मैंने एक केस, अभी तो ये केस रख रखा है, दोनों सेम डेट पे ट्रांजेक्शन करे, 1 लाख दे रहा है वो 2 लाख दे रहा है। अब ये सेम डेट्स पे अभी ये नेक्स्ट सर्कमस्टांस फिर में डिफर दोनों अपनी डेट। अपनी वैल्यू देखेंगे ना, अपनी अपनी यूनिट्स की कितनी वैल्यू होती बुक कर देंगे। कितने कितनी वैल्यू है इसकी ये एक लो। लाख यूनिट की वैल्यू निकालो। उस टाइम ये होगी 12 रुपए की प्राइस। चलो अभी सेम रख लो क्योंकि सेम सेम डे पे रख लो यार, 10.5 ये कर लो, क्योंकि दोनों डिफरेंट स्टेट में तो वेरी करेगी वैल्यू। 11.75। अब बताओ कैसे रिकॉग्निशन करनी है। और ये तूने क्या बताया कि सेम वो है, सेम, हाँ बिजनेस। वही वो गिवन क्वेश्चन क्वेश्चन सेम ही है वहां पे, जो क्वेश्चन 8 हमने किया था वो ऑयल वाला या नेचुरल गैस वाला। निकालियो एक बार क्वेश्चन। नेट सेटलमेंट हो रही है वहां पे, ये क्वेश्चन चलो ये भी देख लो अंदर। हम्म।
यही वाली इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे, तुम बाकी क्या देखते हो इसमें? मेरा प्राइस ऑफ नेचुरल गैस बेस्ड ऑन एक्चुअल डिलीवरी एंड डू अ मंथली रिकंसिलिएशन एंड डू नेट सेटलमेंट। रिवेन्यू तो पूरे की कॉग्नाइज करेंगे ना, मतलब बता वजन दो बी अमाउंट, इंटू सी। अमाउंट बता दो। देख 1 लाख है ना, उसमें 1 लाख इंटू 10 करेंगे, कितना हो गया, 10 लाख हो गया, हाँ इंटू में 10, प्लस प्लस ये 20 चार को भी किया है ना हमने। क्या चीज? हमने ये 20 चार, ये ए ने 20 से 20 लाख 20 अप्रैल को भी सेल किया ना, प्लस इन दोनों को प्लस कर देंगे, नीचे वाले दो को ना। नीचे वाले दो कौन से? ये 2.5 लाख इंटू 12, ये 2.5 लाख दोनों सेल इंटू किया ना ए 12। ने बी को। हम्म हाँ तो एक मिनट। हम्म, तो टोटल 40 लाख का हम ट्रेड रिसीवेबल टू रेवेन्यू बुक करेंगे ना। अच्छा, ये करेंगे, तो चलो। ऐसे लेट्स कंटिन्यू। के 40 अकॉर्डिंग लाख से 40 करेंगे। लाख 40 लाख रिकॉग्निशन करेंगे और सेम सेम प्रिंसिपल्स पे हम कर देंगे बी लिमिटेड का रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, बाकी किसी और का कोई ओपिनियन? हम्म और नेट सेटलमेंट तो ये कह ही रहे थे, तो नेट सेटलमेंट कर लेंगे बाद में। अच्छा, तो मैं एंट्री क्या पास करूं 40 lakhs के लिए? TR2 रेवेन्यू, हम्म एक सेकेंड, TR2 रेवेन्यू ऑफ रुपीज 40 lakh, राइट? हम्म और नेक्स्ट एंट्री हम्म। में क्या पास करूं, कुछ करूं या बस छोड़ दूं? एनफ? मतलब परचेज नेट टू टोटल। टीपी परचेज 35 68 750। परचेज डेबिट टू टीपी, TR, चलो TR ही कर हम्म लेते हैं, हो जाएगा एंट्रीज। ये हम किस पे हम्म करेंगे? 35 68 750। 35 68 750 पे। और रिमेनिंग हम कर देंगे बैंक डेबिट, अगर हमें कैश मिलेगा यहाँ पे। हम्म बैंक डेबिट टू टीपी, TR, राइट? यार। किसी और का कोई डिफरेंट ओपिनियन? हम्म अगर हम इसमें जैसे ये ऊपर जैसे 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, हम्म इसमें पहले कि मतलब ए लिमिटेड 10 रुपीज में दे रहा है और बी लिमिटेड 10.5 में, हाँ ठीक है। और अगर जैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि उसके आंसर में कि वो उसे परचेज भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कि ए लिमिटेड अपना रेवेन्यू तो बी का रिकॉग्नाइज कर लेगा, हम्म मतलब ये TR2 रेवेन्यू फॉर 10 lakhs, हाँ मतलब जो यहाँ पे टोटल कर दिया तुम लोगों ने 40 lakhs। ओके। लेकिन अगर वो नेट सेटलमेंट कर रहे हैं हम्म इन्हें परचेज भी तो, चलो अच्छा परचेज अगर वैसे रिकॉग्नाइज हो गई, बताओ। ठीक है ये एंट्रीज बताओ किस पे करेंगे? और किसी ने कोई एजम्पशन नहीं है वो भी स्पेसिफिक करना पहले अपने आंसर के लिए। अब पता चला खाली वो तो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकली कैसे करोगे एंट्रीज में? मेरे हिसाब से तो ऐसे ही करेंगे जैसे लिखा हुआ है। जैसे जैसे अब शेर का लास्ट ओपिनियन देख लेते हैं, अदरवाइज से करते हैं आगे डिस्कस। बहुत सस्पेंस क्रिएट करता है ये।
हाँ मैं बताता हूँ। जितना मेरे अकॉर्डिंग परचेज तुम डेबिट करोगे, पहली बात तो तुमने पहले सबसे फर्स्ट assumption तुमने ये ली है कि फेयर वैल्यू इज नॉट मेजरेबल, राइट? तभी तुमने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे मेजरमेंट की है, राइट? तुम ये बताओ, तुमने परचेज डेबिट करोगे ये? क्यों नहीं करेंगे? मैं तो पूछ रहा हूँ करोगे या नहीं करोगे, मैं फाइनल तुम्हारे अकॉर्डिंग करेंगे, राइट? हाँ और तुम इस केस में रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करोगे फाइनल? तुमने तो इनिशियल पे कर दी ना टीआर टू रेवेन्यू। वो तो हाँ, वो डिपेंड करेगा ना कि परफॉर्मेंस, हाँ ऑब्लिगेशन तो फिर ऑब्लिगेशन कब है? तो जब हम्म हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हमने जब दे ही दिए हम्म तो तुमने हमारी ना ऑब्लिगेशन तो पूरी हो ही तुमने गई। तुमने पहली बात तो एंट्री, एक कंबाइन एंट्री पास की है। पहली बात कंबाइन एंट्री पास होएगी नहीं, क्या होएगी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू हो ये जाएगी, कह रहा रेवेन्यू है, रिकॉग्निशन हो जाएगी। अगर एक बार तू अपनी लिख नहीं देना, होएगी। देख लेते हैं क्या होगी है तेरा जो आंसर है ना। एक बार तू इस जो तेरे हिसाब से होना चाहिए तो एक बार इसमें एक्सेल में नोट करके लिख दो। मेरा रेवेन्यू पॉइंट ओवर द टाइम, ये एक्चुअली बताऊं, रेवेन्यू तब रिकॉग्निशन होगा डिपेंडिंग ऑन वट एवर रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब वो फाइनल कितनी यूनिट्स बेचनी है वो भी हो सकता है। मान लो मैं तुम्हें खाली 10 लाख यूनिट दूंगा, उतना ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो भी तो हो सकता है। 10 लाख यूनिट तक का हुआ और वो तुम कभी भी मंगवाओ, वो तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो ये तो फिर तू अब अलग से अपनी अजम्पशंस नहीं ले रहा है कॉन्ट्रैक्ट की। मैंने हमने तो तो वही जो बोला था डाटा तुमने, अवेलेबल था उसके हिसाब से बताया था। मैंने ऐसा बोला था करते आगे मूव कर लेते हैं। देखो एक्चुअली चलो, अगर तुम 7 बाय 7 रिकॉग्निशन करोगे तो ये एंट्रीज पास होंगी। अदरवाइज यहाँ पे क्या, एटलीस्ट अगर क्या होता है तो एडवांस कर देते। अगर हम एडवांस मिला नहीं तो मतलब तुम एडवांस रेवेन्यू रिकॉग्निशन होती नहीं फिर यहाँ पे। अगर वहां पे अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का केस हो जाता तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे होती नहीं। वो ये मंथली मंथ के एंड पे जाके हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन करते एक्चुअल में, क्योंकि हम यहाँ पे साइड बाय साइड टू वो तो रेवेन्यू। फिर वो सेटिस्फाइड ओवर टाइम वाला केस हो जाता ना कि आप मंथली सेटिस्फाइड कर रहे हैं या फिर पॉइंट इन टाइम है, वो तो उस हिसाब से हो मैं जाता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, देखो तो अगर तुम इसको पॉइंट इन टाइम मार रहे हो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर दो 1 अप्रैल को 10 लाख। अदर और साइड बाय साइड परचेज भी करोगे इसके साइड बाय साइड, क्योंकि डेट डिफरेंट भी हो सकती है यहाँ पे, मैंने भी सेम डेट्स रख रखी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू तो अपना रेवेन्यू फाइनल बता दे अब फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग यही होना मीटिंग आगे एक्सटेंड हो मूव रहा है ये कर पूरा लेते हैं। टॉपिक। चाहिए। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू पहले 10 लाख से हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 30 लाख से 20 अप्रैल को, और फाइनल ठीक है। सेटलमेंट हम तब करेंगे अगर पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर हो रहा है तो बस। अगर नहीं हो रहा तो हम साइड बाय साइड अभी हम 1 और 20 पे कोई भी रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। 30 अप्रैल या जब भी हमारा फाइनल सेटलमेंट हो रही है उस दिन पे जाके हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे, क्योंकि हमारी फाइनल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब फुलफिल हो रही है मंथ के एंड पे जाके। तो वो भी हो सकता है, तो उस केस में हम पहले स्टार्टिंग 2 डेट्स पे कोई रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ईयर एंड भी बीच में आ गया, रिपोर्टिंग पीरियड एंड हो गया, तो वहां वेरी कर सकता है। हम्म चलो next। मतलब सेटिस्फाइड ओवर टाइम है तब की बात बता रहा था ना। हाँ मैं तब की बात बता रहा था, पॉइंट इन टाइम है तो साथ साथ रिकॉग्निशन कर लो रेवेन्यू की। ठीक है चलो अब आगे चलो। यस, हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें पहली बात तो ये देखना है कि डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज होगी। अगर डिस्टिंक्ट के लिए हम स्टेप 2 के लिए अंदर हमें सबसे पहले 2 चीजें करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफिकेशन एंड मेक लिस्ट ऑफ प्रोमिस नॉट ऑब्लिगेशन। मैंने बोला एक प्रोमिस क्या क्या हमें देना है उसकी एक लिस्ट बना लेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हम फिर ये मॉडल अप्लाई करेंगे, टू स्टेप मॉडल। उसके इसमें क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट है या नहीं है, कि खुद वो डिस्टिंक्ट है या नहीं है। वो हम कैसे देखेंगे कि कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन। कस्टमर खाली खुद के, अगर वो खुद वो अलग से परचेज करे या मेंटेनेंस या कोई भी अगर अलग गुड्स परचेज कर रहा है, तो वो कस्टमर उससे बेनिफिट हो सकता है नहीं उस इंडिविजुअल प्रोडक्ट या गुड्स सर्विसेज से। और कस्टमर कैन यूज गुड्स और सर्विसेज विद अदर रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज। जो उसके पास है, जैसे लिफ्ट होगी, वो रेडिली अवेलेबल है, उसके साथ यूज कर सकते हैं। और वो सेपरेटली सोल्ड भी हो सकती है, या अगर क्योंकि हम सेपरेटली भी दे सकते हैं उस केस में।
तो इन दोनों में से क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, और गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट कंटेक्स्ट ऑफ पूरा कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में हमें क्या इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी? अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट के हम होल इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उस केस में सेपरेटली आइडेंटिफाइबल तब होंगे इन कॉन्ट्रैक्ट में, कब होंगे? अगर एंटिटी प्रॉमिस कर रही है कि जो एंटिटी प्रोवाइड कर रही है जो हमें वो एक सिग्निफिकेंट सर्विसेज है, इंटीग्रेट कर रही है जो हमें रिक्वायर थी। जैसे वही हमारा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था लिफ्ट वाला एग्जांपल, लिफ्ट के केस में, और अगर हम साइड बाय साइड मेंटेनेंस की उसकी इंस्टॉलिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो एक सिग्निफिकेंट सर्विस है वहां पे, इंस्टॉलेशन भी उसकी, तो वो एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन जाएंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं मानी जाएगी वहां पे। तो हम क्योंकि वो एक बंडल है, वो एक कंबाइंड आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे एक डिस्टिंक्ट नहीं है वहां पे। या क्या हो सकता है, अगर वन और मोर गुड्स और सर्विसेज सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज अदर गुड्स और सर्विसेज, वहां पे अगर वो दूसरे गुड्स और सर्विसेज को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल पे आते हैं अभी हम। और गुड्स और सर्विसेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट आर हाईली इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट। अगर दो गुड्स और सर्विसेज है वो इंटर रिलेट कर रही है दूसरे को, जैसे इस केस में वापस वही आ गया। इस केस में एग्जांपल को मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस केस में था विंडो documents, screenshot, wait a while, identifying bundle of goods and services। ये रहा, ये डेलॉयट के उसमें थी कि सबसे पहले उसका केस जो स्टार्टिंग में था इंटीग्रेशन वाला, इन टेलीकॉम इंडस्ट्री नेटवर्क ऑपरेटर समटाइम प्रोवाइड फ्री और डिस्काउंटेड। अगर प्रोवाइड, एक सेकंड, ये वो वाला नहीं था, मटेरियल राइट, सेकंड वेट, सही है वाला। In telecom industry, network operators provide sometimes free or discounted hardware such as set-top boxes, handset or modems to customer when they enter into service contract। तो उस केस में कितनी ऑब्लिगेशन, इसमें तुम्हें इवैल्यूएशन करना एक बार, कितनी है? अगर वो सेटअप बॉक्स सेपरेटली भी प्रोवाइड हो सकता है, और मतलब अगर जो वो नेटवर्क ऑपरेशंस है, तो अगर जो रेसिपिएंट है वो अगर कहीं और से भी खरीदे मॉडेम वगैरह, तो वो फिर तो वो भी यूज कर सकता है नेटवर्क सर्विसेज को। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे वहीं से खरीदना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए, एक तो मॉडेम वाला और एक नेटवर्क ऑपरेशंस। अगर ऐसा नहीं है कि वो नेटवर्क से उन्हीं पे से हो सकते हैं, तो फिर सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि वही मॉडेम या वही राउटर यूज हो सकता है उन नेटवर्क को चलाने के लिए, तो सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। Often the customer can benefit from hardware together with other resources readily available। जो बाकी अवेलेबल है, जैसे हमने देखा था कि readily available के साथ हम उसका यूज कर सकते हैं। And hardware is also separable from others promised, and hardware is not significantly integrated with the network connection। एक significant interrelation नहीं है, and handset transferred and the network are not highly interrelated भी नहीं है। Accordingly transfer it as separate performance obligation। तो दो सेपरेट बन जाएंगी वहां पे, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट ऑब्लिगेशन बन जाएगी, डिस्टिंक्ट होगी तो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एस्टेब्लिश हो जाएंगी। एक और भी जो आया नहीं उसमें। इसका अगर एग्जांपल और दिख रहे हैं तो देखना है, इसके एग्जांपल पे चलना है साथ साथ। डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, कहाँ से क्या क्या ढूंढ रखा है तूने? बस थोड़ा सा इजी एग्जांपल ये वाला रखते हैं। एग्जांपल 8, media company P offers magazine subscription to customer। When customers subscribe, they receive a printed copy of the magazine each month and access to magazine online content।
अब इस केस में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है? मैगजीन सब्सक्रिप्शंस टू कस्टमर प्रिंटेड कॉपी और हाँ, तो प्रिंटेड कॉपी अलग हो गया, मैगजीन ऑनलाइन कस्टमर कंटेंट अलग हो गया। दो ऑनलाइन होंगे इस केस में और भी ना। दोनों अलग अलग एक्सेसिबल है हाँ, सेपरेटली। करेक्ट। क्योंकि वो अलग से, एक तो वैसे और भी प्रिंटेड कॉपी का है, वो ईच मंथ से अलग आ रही है, और एक्सेस भी उसको हाँ डिफरेंट मिल रहा है ऑनलाइन। अंडरस्ट और दोनों से उसको बेनिफिट भी अलग अलग मतलब सेपरेटली मिल गया ना। एक ये करते हैं वाला एग्जांपल 9। Automotive supplier has entered into a contract with car maker B to supply a prototype of specialized component as part of new product that B is developing. Component is based on newly developed technology, and supplying it will require extensive pre-production of engineering activity. According to contract, B has right to IP resulting from S activities, and S is obliged to provide periodic updates, which B require for development of other parts. B guarantees that S will be compensated from the cost of engineering activity, including a reasonable margin. However, B does not commit to minimum quantity of parts. कितने मंगवाएगा उसने commitment वो नहीं करी. Any subsequent purchase order will be priced in accordance with the standalone selling price. क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। प्रोटोटाइप अगर सेल हो रहे हैं वहां पे, प्रोटोटाइप पता है कितना होता है? प्रोटोटाइप क्या होता है? बेसिकली एक, मतलब कह सकते हैं एक फॉर्मेट, एक तरीके से ना, किसी हाँ जैसे स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट की किस तरीके से बनेगा, क्या होगा उसका, हम्म उस तरीके से उसका डिजाइन, स्ट्रक्चर। जैसे शार्क टैंक में भी अभी ये जैसे कई वो आते हैं प्रोटोटाइप लेके, एक उन्होंने एक प्रोडक्ट का एक वो बना लिया, उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं आगे, वो रेडी होते हैं, हाँ, लेकिन हमने जो एक मेन मॉडल वो सब था वो हमने बना लिया, जो हम उसको बना सेल लिया। वो भी सेलेबल कंडीशन में है, वहां पे हम उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन हमने उसका एक ही टाइप बनाया ताकि हम उसके चेंजेस अगर हम और करने हैं, अगर जो इन्वेस्टर अगर वो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं चेंजेस करने की, या अगर किसी और प्रोडक्ट में रिक्वायर्ड है, तो दैट इज अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जैसे तो एटीएम मशीन्स में होती है ट्रेस हम्म मनी वाली। हम्म जैसे प्रोटोटाइप हो गया, वो एक जैसे उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी बनाई, चलो इस केस में उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, प्रोटोटाइप एक कंपोनेंट बनाया उन्होंने, जो एक नए प्रोडक्ट के अंदर जैसे एक एआई जाएगी, एआई टेक्नोलॉजी, उसका एक प्रोटोटाइप बना दिया उन्होंने, तो अंदर वो यूज होगा उसके अंदर टेक्नोलॉजी का, और उसके अंदर कुछ अपडेट्स भी आएंगे तो वो भी प्रोवाइड होंगे। Has the right to IP resulting from S and S is obliged to provide periodic updates on development process। अगर बाद में जैसे प्रोटोटाइप होगा, वो डेवलपमेंट भी होगी उसके साथ साथ, तो उसके जो भी पीरियोडिक, मतलब सिग्निफिकेंट, एक तरीके से सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन करते रहना पड़ेगा ना। हाँ। So now S conclude that it effectively transfer know-how arising from pre-production activities. Therefore, it identifies two promises: टू प्रोमिसेस। pre-production engineering activities and component product prototype. अच्छा, क्योंकि उसमें प्री प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक्टिविटी भी हाँ, करनी है ना। क्योंकि जो उसके अंदर जो सेकंड था ना, जो अपडेट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट इंटरलेट होंगे, क्योंकि अगर चेंज करें तो उसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है वो वहां पे कोई। नेक्स्ट series distinct significant interrelation। चलो एक बार साथ में सिग्निफिकेंट वो भी आ जाते हैं, एक बार इवैल्यूएशन करते हैं अपनी सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। सीरीज कब मानी जाएगी? व्हेन गुड्स और सर्विसेज सब्सटेंशियली द सेम। मैं तीनों इवैल्यूएट करता, फिर एक एग्जांपल क्रिएट कर देंगे इस पे भी। Each distinct goods or services is series of PO satisfied over the time। जो distinct वो over the time satisfied होंगी, सीरीज अगर है तो। And same method to measure product towards satisfaction of each distinct। जो उसमें मेथड अप्लाई करेंगे रेवेन्यू का, वो भी सेम आएगा, तो उसके इसमें हम सीरीज मान लेंगे। जैसे एग्जांपल अकाउंटिंग वाला हो गया, अकाउंटिंग के केस में 1 लाख पर मंथ हम चार्ज करेंगे, और एक महीने के बाद वो उसकी तो मैंने इनवॉइसिंग होगी, वो सेटल होगी, तो उस केस में क्या होगा? सर्विसेज सब्सटेंशियली सेम ही है अकाउंटिंग की, और ओवर द टाइम होएगा, और सेम मेथड हम कर रहे हैं कि 1 मंथ के बाद हम रिकॉग्निशन कर रहे हैं। substantially the same series of your बेसिकली हर दिन उस सर्विस का इंक्रीमेंट ही हो रहा है तरीके से ना। करेक्ट। तो
अकाउंटिंग सर्विस मतलब अकाउंटिंग सर्विस अगर आज प्रोवाइड कर दी तो आज वाली रिवर्स नहीं कर सकते, कल दूसरी ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। करेक्ट। जैसे जैसे अगर मान लो कोई हमने अगर गुड्स डिलीवर करने के लिए मान लो शिप पे अपने गुड्स डाल दिए, ठीक है। अब जैसे वो गुड्स अगर हमें लोकेशन पर चाहिए लेकिन बीच में मान लो शिप खराब हो गया, तो फिर कैसे होगा? मतलब जैसे अगर मैं इसको क्लियरली बताऊं, एक शिप था, हमने अपने गुड्स वहां पे लोड करे, फिर हमने उससे कहा कि हमें ये गुड्स उस वाली लोकेशन पे लोकेशन एक्स पर चाहिए। अब बीच में वो ठीक लोकेशन है। पे एक्स लेके जा रहा है गुड्स, लेकिन बीच में उसका शिप खराब हो गया, तो फिर अब वो सर्विसेज, अब जब हमने दूसरा शिप ले लिया तो वो सेपरेट पीओ हो गया, लेकिन तो क्या वो मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा अपना? उस केस में देखेंगे कि क्या वो पेमेंट एनफोर्स कर सकता है, नहीं कर सकता ना। मतलब पार्ट पार्ट जैसे कि आधा रास्ता तो उसने कवर कर ही लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट उतने मांग सकता है, नहीं मांग सकता। हाँ ओके, ठीक है। हाँ, तो मेन हमें वैल्यूएशन वही होगी ना, अगर सिग्निफिकेंट हमने रिस्क ट्रांसफर करे और जितना हमने पार्ट परफॉर्म कर दिया है उसका हमें रेवेन्यू मतलब जो भी हमें पार्ट कंसिडरेशन रिसीव करने की प्रोबेबिलिटी है तो हम उतना रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर सकते हैं। मतलब वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेगी हमारी वहाँ पे टू द एक्सटेंट। राइट, ठीक है। एक बार अपने एक बार नोट्स पे आइयो, जो उस दिन चार्ट बना रखा था तूने विनय। एक मिनट, इसमें क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट एंड इवैल्यूएट क्वांटिटी फॉर सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर सकता है ऑल्ट टैब। हाँ, एक सेकंड। इतने में ये एजुकेशन मटेरियल का ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 लिख सकते हैं, छोटा सा ही है। Grants company Excel license to use its name in a new private solar technology and also promises to launch a company. A new company, say Limited, grants company Excel license to use. लाइसेंस तो अलग ही हुआ ना, दोनों डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है, राइट? कौन कौन सी? दिखाइए आंसर। कौन कौन सी है? दो परफॉर्मेंस नाम तो बताओ, ऑब्लिगेशंस है। नाम तो बताओ। ट्रांसफर ऑफ लाइसेंस यूज ऑफ होगा, लाइसेंस, लाइसेंस और कार मैन्युफैक्चर करना। करेक्ट। और वैसे तो इस सोलर टेक्नोलॉजी वाला नहीं देख सकते हम कि वो अलग से भी मिल सकती है या नहीं। हाँ, वो ये सेम ही हो गया। हाँ, ये ना नहीं, ये पता है डिपेंड करेगा। अगर मान लो वही वो टेक्नोलॉजी बना सकता है और वही उतना लाइसेंस दे रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव है कि वही उसको यूज बना सकता है और वही लाइसेंस दे रहा है, तो फिर सिंगल ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हुआ। और अगर ऐसा है कि नहीं वो तो वो फिर हम कार ये खुद और देखेंगे भी ना कि बना वो सकता है। अलग अलग, हाँ बना वो सकता है बट वो जनरली अलग अलग भी देता है, तो अलग ही होगी ना कि हाँ इस केस में वो इस बंदे को पर्टिकुलर वो दोनों को चलो दे रहा है बट वो अलग अलग भी देता है मार्केट में। हाँ बट ऐसा कईयों लिखा को हुआ नहीं है लाइसेंस ना, दे दिया, लिखा हुआ है इसमें। अरे तुम तब सीधी हम सी ऐसा सोच अगर सकते हैं। अगर तुम गिवन क्वेश्चन में देखोगी जितनी एक्सटेंड इन्फॉर्मेशन है, क्या है? अ लाइसेंस टू यूज इट्स नेम इन अ न्यू नैनो कार विद सोलर टेक्नोलॉजी। एक कार है, वो सोलर टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ट हो रही है, वो मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ तुम्हें। मैंने डायरेक्ट उसका लाइसेंस दे दिया तुम्हें, उसके अंदर क्या फॉर्मूला मैंने सोलर टेक्नोलॉजी कैसे यूज की है वो मैंने तुम्हें प्रोवाइड कर दिया उसका लाइसेंस। और क्या करेंगे, और मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी तुम्हें दे सकता हूँ कि उसको मैन्युफैक्चर करने का डायरेक्ट कुछ भी हो सकता है। वो दोनों परफॉर्मेंस डिफरेंट है वहां पे, दोनों कैपेबल ऑफ बीइंग डिफरेंट। जैसे अगर तुम इसकी वैल्यूएशन देखोगे
नो अदर कंपनी कैन इन्होंने क्या मैन्युफैक्चर कार ड्यू टू हाईली स्पेशलाइज्ड नेचर, क्योंकि कार्स वो है ना सोलर उसने इनबिल्ट कर दिया उसके अंदर। लाइसेंस कैन नॉट बी सेपरेटली परचेज नहीं कर सकता, therefore is not meant, consequently license are not distinct। मतलब अगर वही आगे जैसे अभिषेक एक स्पेशलाइज कह रही थी वहां पे एक सेक्टर, तो वो गया। हाँ, वो 2 केसेस बन जाएंगे ना, मेरा पॉइंट ये था। एक बार विशी दोबारा बताना इसका आंसर जो भी आपने बताया था। मतलब मेरा पॉइंट ये था कि जैसे मान लो वो लाइसेंस वही दे सकता है और कार भी वही मैन्युफैक्चर करके दे सकता है, कोई और उसको मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकता उस सोलर पावर वाली कार को। तो एक तरीके से तो वही मतलब कि एक सिंगल पीओ ही हो गया ना, कि वो लाइसेंस भी देगा और कार भी मैन्युफैक्चर करके देगा। लेकिन अगर ऐसा है कि वो लाइसेंस वो दे सकता है लेकिन कार कोई और भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो इतनी हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर उस केस में ओके 2 पीओ हो जाएंगे, एक लाइसेंस वाला और एक कार मैन्युफैक्चरिंग ऑफ तो कार इसमें वाला। भी इन्होंने ऐसे ही दोनों का ही व्यू दे रखा है ना। करेक्ट करेक्ट। दोनों का व्यू दे रखा है। दोनों का ही दे रखा है। अब आ जाओ इस ठीक क्वेश्चन है। के बाद, क्वेश्चन नंबर 18 पे 2 क्वेश्चन इसमें अच्छे थे। इसमें और कोई इसमें तो सिंगल ही मानेंगे ना हम। A is and supplies auto parts to OEM. It has received a contract to maintain make गलत हो। for total consideration. सिंगल मानेंगे इसमें। मतलब कंसिडरेशन हमें एक साथ ही मिल रहा है फॉर ओहो, बोथ। कैसे वैल्यूएशन की मेरे को बताना है इसमें, स्नेहा ने बताओ, दिखने का गलती है। क्या क्या कैसे वैल्यूएशन की इसके अंदर, कैसे लिखोगे इसके अंदर? इसमें सिंगल ही मानेंगे। एक सेकंड, स्नेहा ने पहले आंसर दिया था, उसका एवैल्यूएशन देखते हैं, ईशान बताएगा। मतलब वो पहले एग्री? डिजाइन करेगा और डिजाइन के बाद ही, मतलब दोनों डिपेंडेंट है ना। वो तो एक केसेस। तुमने बोला, वो यूज कर लिया कि एक फाइनल प्रोविजन है, मतलब केस क्या आंसर बता दिया, प्रोविजन क्या लगाया इसमें, ये क्या क्या 115 का क्या यूज किया इसमें? मेन तो वही है ना, 115 का क्या। तो इस केस में प्रोविजन कैसे लिखोगे क्या स्टार्टिंग में? मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें मैं बताऊं? अवशी नहीं, वेट वेट वेट। ओके। अरे बताने दे। बता अवश्य बता। अरे स्नेहा ट्राई तो करो, गलती होगी ना, शायद क्या हुआ, नहीं, तुम समझ जहां तो जाओगी आएगा। ना वो करेक्ट होगा, तुम बोल दो जो तुम्हें दिमाग में आ रहा है। अरे मतलब पहले तुम ये कहेंगे कि कंसिडरेशन हमारा 5 लाख इकट्ठा है, मीन्स दोनों उसको इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर को इकट्ठा चाहिए स्नेहा चल ठीक दोनों है, रुको, अभी चीजें। मेरे को गलत गलत डायरेक्शन में जा रही है, स्टार्टिंग से करता हूँ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मेन क्या है कि 5 स्टेप लगाना है, स्टेप 1 लगा इसमें, हम्म। कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। है कॉन्ट्रैक्ट। वैसे क्वेश्चन में वैसे परफॉर्मेंस हाँ एप्लीकेशन में पूछ रखा है, मतलब स्टेप 2 के बारे में, लेकिन स्टेप 1 फुलफिल हो रहा है ना। क्वेश्चन वैसे कह रहा है हाँ, कि रिसीव परफॉर्मेंस द एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट। बताओ। हम्म। हाँ, क्योंकि इट रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट वो वैसे खुद बता रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अमाउंट कंसिडरेशन है, हम्म। दोनों पार्टी ने अप्रूवल कर दिया है, राइट। हम्म। अब ये स्टेप 2 लगा के दिखा मेरे को, इसके अंदर स्टेप 2 लगाया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यस। सबसे पहले स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रोमिसेस, और उससे पहले इवैल्यूएशन करो कि सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज है या खाली एक बार होएगा। एक बार होएगा। हम्म फिर उसके बाद प्रॉमिस दो हैं बट दोनों डिपेंडेंट है, कि डिजाइन के हाँ अब बाद तुमने, वो हाँ प्रोसेस तभी स्टार्ट, करेगा एक जब सेकेंड, डिजाइन हाँ उसका सही होगा।
हाँ, अब तुमने क्या एवेल्यूशन की सबसे पहले अब सही सीरीज है। नहीं है, वहाँ सीरीज नहीं है, डिस्टिंक्ट है। अब डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज में 2 स्टेप था। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रोमिसेस। अब इसमें प्रोमिसेस क्या क्या, पहले इवेल्युएशन करो क्या क्या प्रोमिसेस है। प्रॉमिस ये है कि वो डिजाइन क्रिएट करेगा और उसको मैन्युफैक्चर करेगा, 2 प्रॉमिस है। ठीक है, टूरिंग एक्टिविटी एक होगी, राइट। 2 प्रोमिसेस हो गए। अब ये देखना है इट इज आइदर सिंगल और 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अब उस केस में क्या था, अब कैसे एवेल्युएशन करनी है। तो उसमें आप ये देखते हैं ना कि वो हाईली इंटीग्रेटेड है, कस्टमर को कैसे चाहिए, कि कस्टमर अलग अलग उससे बेनिफिट ले सकता है या नहीं ले सकता। करेक्ट। 3 वेक्टर है वहां पे, इंटीग्रेशन, मॉडिफिकेशन और हाईली इंटर रिलेशन हो गया एक दोनों के बीच में, ठीक है। हम्म। क्वेश्चन ने कहीं स्पेसिफाई किया है, कुछ है नहीं। तो आंसर हमेशा दोनों के उसमें देना है वहां पे। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि इंटरडिपेंडेंस, सिग्निफिकेंस या इधर दोनों है या नहीं है, तो उसने भी आंसर दोनों में दिया है। तो गिव आंसर इन बोथ, कि अगर दोनों इंटरलेशन भी है, सिग्निफिकेंस भी है दोनों के बीच में, हाँ तो 1 सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अदरवाइज 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ठीक है, दिखाओ आंसर दिखाओ। बट यस। इसमें जहाँ तक इंटर रिलेटेड ही है ना, क्योंकि देख उसके बिना तो स्टार्ट ही नहीं हो सकती ना। क्या चीज। इसमें बट सिंगल ही आएगा ना, क्योंकि देख डिजाइन के बिना तो मतलब टूलिंग एक बार करनी है, आंसर, और टूलिंग एक डिजाइन के बार बिना स्टार्ट ही नहीं हो सकती। एक बार आंसर रीड कर फिर बताता हूँ एक बार। देखो आंसर में भी उसने क्या किया भाई, इंटीग्रेशन वाला, मॉडिफिकेशन एंड इंटीग्रेशन, कस्टमाइज एंड हाईली इंटर रिलेशन वाला इंटीग्रेशन वो एंड प्रोविजन मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन किया। और कस्टमाइज। अब हाँ, उन्होंने आंसर ये रहा, ये रीड कर लो दोपहर। इंटीग्रेशन है, कस्टमाइजेशन, डिजाइन एक्टिविटी एंड टूलिंग एक्टिविटी are such as the above considered. Design is highly tooling activity. Designing is complex and specialized such that cannot derive any benefit from it. Independent of the tooling activity. Then both single performance, however, not highly integrated. That's institution the ये company. क्यों फंसा रहे हैं आईसीआई वाले। जब भी स्टेप 2 लगाओ सबसे पहले ये देखो डिस्टिंक्ट है, सीरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट है उस केस में। उसके बाद भी फिर ठीक है, इवैल्यूएशन करो स्टार्ट, कि प्रोमिसेस क्या है हमारे। प्रोमिसेस देखो कितने प्रोमिसेस है, ये पहले लिख लो कितने भी हैं, क्या क्या देना है हमें उसको। ठीक है। प्रोमिसेस देने के बाद फिर देखो वहां पे कि अगर मल्टीपल हम चीजें दे रहे हैं तो वहां पे इंडिविजुअल, वहां पे क्या कौन सा फैक्टर लगाना है, कि वो दूसरे का ओन बेनिफिट वाला भी हो सकता है ना वहां पे। जो उस क्वेश्चन में था कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, वो खुद डिस्टिंक्ट है या नहीं है, रेडीली अवेलेबल के साथ, या इन कंटेक्स्ट ऑफ, क्योंकि हम होल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। अब हम कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं तो उसके अंदर ये वैल्यूएशन होगी, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है कि नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है फुलफिल पूरा, क्योंकि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं किया हमने। क्योंकि हम ये देखना है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड आइडेंटिफिलिटी चेक करनी है हमने। तो उसके बाद उसमें 3 इवेल्युएशन करो, सिग्निफिकेंस, इंटीग्रेशन, मॉडिफिकेशन मतलब और अगर हाई। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होए तो ये वाले 3 पॉइंट लगेंगे, और ये पहले वाला पॉइंट कब लगेगा। मोस्टली वही कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, मतलब अलग 2 अलग इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, बट हमें ये देखना है कि उसमें कितने ऑब्लिगेशंस है, हमें कंबाइन करना है या नहीं करना। हाँ, ऐसे कहीं वैसे स्पेसिफाइड नहीं है कब लगेगा मतलब, लेकिन मोस्टली केसेस में वो तब लगता है स्टेप 1, जब अगर हमने उसको सेपरेटली वो कर, मतलब एक अगर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरा एस्टेब्लिश कर लिया तो सेकंड वाला लगेगा ये वाला पूरा फैक्टर। अदरवाइज उस केस में वो ये वाला लगाएंगे, इवेल्युएशन करेंगे। अगर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो ओन इन इट्स ओन है या नहीं है, या रेडीली हम उसके साथ यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये ठीक है। स्टेप 2 के अंदर ये इवेल्युएशन करके खत्म करो स्टेप 2 भी। अब आता है डिटरमाइनिंग ट्रांजेक्शन प्राइस। देखो 6 मिनट बचे हैं, ट्रांजेक्शन प्राइस पूरा तो हो नहीं पाएगा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन ही कर लेते हैं। हाँ इसके बाद वैसे कितना कंसेप्ट रह गया तेरे उसके अकॉर्डिंग, हाँ तेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग। मेरे चार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी स्टेप 3 इंपॉर्टेंट होता है तो उसमें टाइम लगेगा, 5 जल्दी हो जाएगा, 4 भी जल्दी हो जाएगा, उसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो उसके बाद एक मतलब मेन टाइम, कल हो जाएगा या नेक्स्ट वीक लगेगा। कल तक हो जाएगा वैसे। मेरे अकॉर्डिंग सैटरडे तक जाना चाहिए देखो,
क्योंकि इन ये वाले कंसेप्ट बच सकते हैं वहां पे, फिर रीपरचेज, बिल एंड होल्ड, लाइसेंस ऑफ आईपी। नहीं अगर मतलब ना खाली अच्छे से करेंगे तो ना कल जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, मतलब मेरा भी अभी वैसे क्वेश्चंस वगैरह रहते ही हैं, तो नेक्स्ट बस तक ठीक। चला चला हाँ, तो सही है। फिर ये नेक्स्ट आगे तक लेके जाएंगे इससे पहले, बट एससीए कल कर लेंगे वहां पे, एससी है क्या? हाँ सर्विस ऐसे कंसेशन। है क्या? सर्विस कंसेशन। क्या सर्विस एक- कंसेशन? अच्छा ठीक है। हम्म। वो केस स्टडी वाला क्या जो तूने दी थी? हाँ, उसके लिए पहले प्रोविजन कर लेंगे साथ साथ। चलो ठीक है, डन ठीक। है, वो क्वेश्चन निकाल लो, 4-5 मिनट रह गए सिर्फ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 वो केस स्टडी तो नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ एक और बस इसी पे, हम्म ये वाला जल्दी से हाँ करना, हाँ रीड इसी विद। पे। हम्म 24। हम्म। मोबाइल चार्जर साइज बताएं। retrospectively more than some excellent charges and more person ये क्या action ट्रांजैक्शन प्राइस की आ गई तो ये तो ये इंटरव्यू ट्रांजैक्शन वाला। प्राइस का नहीं आंसर क्वेश्चन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है इसके अंदर, ये बता दो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसके अंदर तो एक ही है, चार्जर ही एक तो ही है। देने हैं। हम्म। हाँ एक ही है, चार्जर ही तो देने हैं इसमें। हाँ चार्जर देने हैं। हम्म चलो ठीक है यार, ये गलत क्वेश्चन हो गया इस टाइम पे। एक कंसेप्ट और बताता हूँ इसमें, छोटा सा था एक, ये वाला गलत क्वेश्चन हो गया था। मटेरियल को स्क्रीनशॉट, ये बताना एक बार ये वाला कौन सा ठीक है इसके अंदर। कौन सा? क्वेश्चन गिवन है, एमसीक्यू गिवन है, मतलब बेस्ट अच्छा, रिस्पॉन्स क्लिक करना है तुमने। and then clicks IFRS 15 plus one contract with customer performance obligation includes with the customer to transfer goods or services that is distinct to and determining transaction price the customer's ability चैट में लिखना, चैट में। और टू मी कर देना वहां पे, टू विन है। लेट्स सी कौन सही होता है। वो create है यहाँ पे। overtime होगा एक मिनट चार्ट। हाँ ओके ईशान, आंसर इज राइट। जल्दी कर लो फिर, एक और कर लेंगे, 1.5 मिनट ही बचा है। टाइम मत करो इस पे यार। यार ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे तो। हाँ ओके, 2 आंसर्स नेहा। जल्दी जल्दी। टाइम 5 सेकंड में आप कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा क्वेश्चन। स्नेहा आंसर, आंसर ईशान का ठीक है, सेकंड वाला ठीक है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स, इंक्लूड्स पूछा उसने, उसने मतलब इंक्लूड करता है, और भी चीजें कर सकता है वहां पे, दैट इज डिस्टिंक्ट। बाकी सारे गलत है वहां पे। फेयर वैल्यू पे होती नहीं, डी ऑप्शन हो नहीं सकता कि पर सारी फेयर वैल्यू हम रिकॉग्निशन करते नहीं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे होती है। ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूछी थी उसने पहली बार, तो स्टैंड अलोन पे आ जाती है। क्रेडिट वर्दिनेस हम इसके अंदर नहीं लेते अनलेस कि वो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट हो जाता है स्टेप 3 के अंदर। और लास्ट में जो था रिकॉग्निशन रेवेन्यू ओवर द टाइम एज क्रिएट्स एन एसेट, बल्कि एज नॉट क्रिएट एन एसेट है वहां पे।
क्रिएट एन एसेट, नोट क्रिएट एन एसेट। हाँ मतलब अगर क्रिएट एसेट हो रही है अच्छा तो हाँ पॉइंट सॉरी टाइम पे ही हो जाएगा हाँ ना। हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट गलत एक बार रीड इंटरप्रेट कर लो एग्जांपल को, जल्दी से देख लो बस। एग्जांपल ही अच्छा किया। लगा था मेरे को थोड़ा सा। Identify the performance of service सेशन एंड हो जाएगा, provider. लास्ट ही है वैसे भी। How to perform this service. हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन टास्क पे है कि